हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पवन चौधरी। वेलकम टू फिजिक्स वाला। एमपी एग्जाम वाला का अभी रिसेंटली एमपीपीएससी 2024 के लिए एक इंपॉर्टेंट टेस्ट हुआ है और उस टेस्ट का एनालिसिस हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। यूजुअली आपको मैं हमेशा बोलता हूं कि कोई भी आप टेस्ट लगाएं, कोई भी एफएलटी लगाएं, पीवाईक्यूज लगाएं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि उस टेस्ट का जो एनालिसिस है, उसकी पूरी जो व्याख्या है, पूरी व्याख्या आपको करें, प्रॉपर एनालिसिस करें। बिना एनालिसिस के टेस्ट लगाने का कोई फायदा नहीं। तो इस वीडियो में हम लोग कुछ एमसीक्यूज हैं वो डिस्कस करेंगे। तो शुरू के 50 एमसीक्यू मैं डिस्कस करूंगा और बाकी 50 के जो एमसीक्यूज हैं वो गौरव शर्मा सर आपको करने वाले हैं। चलिए, तो आप लोगों के लिए जो पहला प्रश्न यहाँ पर आपको था, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको था, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन ऑफ द अशोक कन्फर्म्स द ट्रेडिशन दैट द गौतम बुद्ध वाज बोर्न इन द लुम्बिनी। है ना, गौतम बुद्ध का जो है वो लुम्बिनी में आपको जन्म हुआ। ये चीजें हमको या ये इन्फॉर्मेशन जो है सबसे पहले हमको कहाँ से आपको मिलती है। अब इसके लिए ऑप्शन दिया था, तो निगली सागर स्तंभ शिलालेख, बसाड़ शिलालेख, रोमिंदई शिलालेख और उसके अलावा रामपुरवा शिलालेख। अब देखो, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ, ये जानकारी हमको कहाँ से मिलती है। अब इसको लेके कोई बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट प्रूफ हमारे पास आपको नहीं है, लेकिन कई सारे जो जैसे ह्वेनसेंग, जो भी पुराने जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट आपको मिलते हैं, तो वहाँ से कुछ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है और उसी के बेसिस के ऊपर अशोक ने रोमंदी इंस्क्रिप्शन जो है, रोमंदी इंस्क्रिप्शन आपको बनवाया। कहाँ पर बनवाया? लुम्बिनी में। और जब सम्राट जो अशोक है, सम्राट अशोक ने जब कलिंग, मतलब जब उन्होंने कलिंग का वॉर लड़ा और कलिंग जब वो जीत गए, उसके बाद उनका हृदय परिवर्तन हुआ, जैसा आपको पता होगा। और उसके बाद सम्राट अशोक जो है ये वहाँ से लुम्बिनी बौद्ध धर्म एडॉप्ट करते हैं। बौद्ध धर्म एडॉप्ट करने के बाद वो लुम्बिनी आते हैं और लुम्बिनी के अंदर उन्होंने ये जो रोमिंदई शिलालेख है, इस शिलालेख को इंस्क्राइब करवाया और वहाँ पर लिखवाया कि भगवान बुद्ध का जो जन्म है, बुद्ध का जन्म यहीं पर आपको हुआ है। तो पूरी इंफॉर्मेशन उन्होंने इंस्क्राइब आपको करवाई। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इन हुज नेम अमंग द फॉलोइंग मुगल रूलर इज अ मॉस्क सिचुएटेड इन द फतेहाबाद। तो फतेहाबाद में इनमें से किस मुगल साम्राज्य के नाम की एक मस्जिद जो है, एक मस्जिद आपको स्टैब्लिश आपको है ना। तो ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, अकबर और औरंगजेब। इसका सही आंसर है हुमायूं। तो हुमायूं के टाइम पर, जैसे अकबर के टाइम, बाबर के टाइम पर आप देखेंगे तो बाबर के टाइम पर वही बाबरी मस्जिद आपको बनाई गई थी। उसके बाद हुमायूं का जब टाइम आया तो हुमायूं के टाइम पर उसने फतेहाबाद नाम की जगह है दिल्ली के पास में, वहां पर एक मस्जिद का निर्माण किया और उस मस्जिद का पहले नाम था, उसका नाम था नसीरुद्दीन मोहम्मद, है ना। तो वो सॉरी, जो इसका हुमायूं का नाम था, सॉरी। तो एक मस्जिद उसने वहां पर आपको तामील करवाई और मस्जिद तामील करवा के उसको हुमायूं की मस्जिद भी आपको कहा जाता है। बेसिकली फतेहाबाद के अंदर आपको लोकेटेड है। तो हुमायूं जब वहां से ट्रेवल कर रहा था तो ट्रेवल करने के टाइम पर वहां पे कुछ टाइम तक रुकता है और उस समय पे वहां पे एक मस्जिद का निर्माण आपको करता है। तो बी इज द राइट आंसर। चलिए, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, चूज द फर्स्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द म्यूजिक आर्ट ऑफ द सल्तनत पीरियड। सल्तनत काल में जो म्यूजिक आर्ट है उसको लेके गलत स्टेटमेंट यहाँ पर आपको क्या है, गलत कथन यहाँ पर आपको क्या है। ठीक है, चलिए, तो एबीसीडी ऑप्शन है, एक बार इसको देख लीजिए। चलिए, ओके, हिंदी में एक बार देख लीजिए। पहला बोलता, मध्यकालीन संगीत परंपरा के आदि संस्थापक अमीर खुसरो थे। ठीक है, अब आपको असत्य कथन है, बिल्कुल सही बात है कि अमीर खुसरो जो है वो तकरीबन 7 जो मुगल राजा हैं, 7 जो सल्तनत राजा हैं, उनके साम्राज्य में यहाँ पर आपको रहे। और एक तरह से अगर देखा जाए तो एक तरह से संगीत हो गया, संगीत के अलावा जो आपकी राइटिंग्स हो गई, स्पेशली लेखन वगैरह हो गया, वो तमाम चीज़ें अमीर खुसरो लेके आया। दूसरा है गज़ल गायन का आविष्कार मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया। बिल्कुल, दिल्ली के अंदर जो मोइनुद्दीन चिश्ती आपको थे, तो ये सूफी गज़ल जो है, सूफी गजलें गाते थे, तो गजल की शुरुआत इन्होंने ही आपको की है। तीसरा बोलता, ख्वाजा ख्याल गायकी के आविष्कार जौनपुर के सुल्तान हुसैन शाह सरकी ने आपको किया। कुछ हद तक ये स्टेटमेंट आपको ठीक है, क्योंकि जो सल्तनत वहाँ के जो शर्की राजा थे हुसैन शाह, तो ये भी बड़े म्यूजिक के अंदर बड़े पारंगत थे। वैसे देखा जाए तो इस्लाम के अंदर जो म्यूजिक है, म्यूजिक हराम आपको होता है, लेकिन फिर भी इन्होंने म्यूजिक जो है, म्यूजिक वगैरह को अडॉप्ट आपको किया। और चौथा बोलता है कि खिलजी ने इसामी के कहने पर, है ना, तो दक्षिण के अंदर एक संत थे गोपाल राय, तो उनको अपने दरबार में बुलाया। ये स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पर बेसिकली इन्होंने जो अमीर खुसरो है, तो अमीर खुसरो को यहाँ पर आपको बोला और बेसिकली इनको लेके कौन आया यहाँ पर, तो इनको लाने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था आपका मलिक कफूर। तो मलिक कफूर जो है, ये इनने बोला कि भाई सब बढ़िया गाता है गोपाल नायक, तो मलिक कफूर जो है, मलिक कफूर जब दक्षिण आपको गए तो वहाँ से उन्होंने मदुरई जो था, मदुरई से वो इनको यहाँ पर आपको लेके आए थे। तो द राइट आंसर इज डी, मतलब डी इज द रॉन्ग आंसर। इसामी नहीं, यहाँ पर अमीर खुसरो आपको होगा। जो जनरली हम लोग देखें तो म्यूजिक वगैरह का ज़्यादा डेवलपमेंट यहाँ पर आपको नहीं हुआ। तो सर म्यूजिक का डेवलपमेंट कहाँ हुआ? फिर सबसे ज़्यादा म्यूजिक का डेवलपमेंट जो है वो हुआ जहांगीर के टाइम पर।
मतलब म्यूजिक बहुत ज़्यादा मुगलों के टाइम पर नहीं था, बट फिर भी जो भी हुआ जहांगीर के टाइम पर और शाहजहां के टाइम पर आपको हुआ, ठीक है। और अकबर के टाइम पर तो आपको पता ही, अकबर के दरबार में कई सारे नवरत्न हुआ करते थे, चाहे वो आपके बीजू बावरा भी एक बार आया था कहा जाता है, उसके अलावा तानसेन उनके दरबार में आपको थे, उसके अलावा बाज बहादुर को ले गए थे कि भाई तुम भी यहाँ पर गाना गाओ। तो अकबर ने संगीत वगैरह का बड़ा विकास किया, साथ में जहांगीर वगैरह के टाइम पे इसका बड़ा विकास, बड़ा डेवलपमेंट आपको देखा। तो मुगल के टाइम पर बड़ा विकास हुआ, सल्तनत पीरियड में बहुत ज़्यादा संगीत का विकास या म्यूजिक का डेवलपमेंट जो है वो हमको देखने को नहीं मिलता है। चलिए, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपको है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द हिस्ट्री ऑफ द सिपॉय वॉर इन इंडिया, ये जो किताब है, पुस्तक किसने आपको लिखी? ऑप्शन है जॉन विलियम्स के, एरिक थॉमसन स्टॉक, फ्रेडरिक एंजल्स, या पर आपका कार्ल मार्क्स। तो कई सारी किताबें जो है 1857 का जो रिवोल्ट है, 57 की जो क्रांति है, उस क्रांति के ऊपर आपको लिखी गई। इसका राइट आंसर है ए, जॉन विलियम के। ही वॉज द सोल्जर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, सोल्जर हुआ करते थे, और उसके बाद इन्होंने अपना जो पूरा डिस्क्रिप्शन है, जो भी उन्होंने वॉर में देखा, वो तमाम चीज़ें आपको लिखी। उसके अलावा 57 की वॉर पे और भी कई सारी किताबें लिखी गई, अ पीजेंट एंड द राज, एरिक थॉमसन स्टॉक्स, 1857 द ग्रेट रिवोल्ट, अशोक मेहता, द सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, आरसी मजूमदार, सिविल रिबेलियन एंड इंडियन म्यूटिनीज 1857 से 59, शशि भूषण चौधरी, द हिस्ट्री ऑफ द सिपॉय वॉर इन इंडिया, आपका विलियम के, जो ऑप्शन हमारा आपको था। तो इस हिसाब से ए इज द राइट ऑप्शन। उसके अलावा और भी किताब हैं, द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट 58 से 59, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स, द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट 1858, सर सैयद अहमद खान, ठीक है। ओके, उसका सर सैयद अहमद खान ने एक और किताब आपको लिखी, उस किताब का नाम था अशफाक ए बगावत ए हिंद। तो ये एक इंपॉर्टेंट किताब इन्होंने और यहाँ पर आपको लिखी थी। तो ये कई सारी किताबें लिखी। इस किताब में बेसिकली उन्होंने बोला कि देयर इज अ नीड ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, एक राजनीतिक पार्टी की जरूरत है, एक पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत है, जो सरकार और जनता के बीच में एक ब्रिज या फिर एक तरीके से एक बांध के रूप में यहाँ पर आपको काम करे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सजेशन इन्होंने दिया, और इसी सजेशन के आधार पर माना जाता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्टैब्लिशमेंट आपको किया गया। चलिए, अगला क्वेश्चन है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए स्कूल की स्थापना किस जगह पे यहाँ पर आपको की? लाहौर, मुंबई, कलकत्ता, या फिर आपका बनारस। तो कलकत्ता इज द राइट आंसर, है ना। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जाने माने लिटरेट, जाने माने एजुकेशनलिस्ट यहाँ पर आपको थे, और बेसिकली ये लड़कियों की शिक्षा के ऊपर ज़्यादा फोकस करते। जब भारत में रेनेसां या पुनर्जागरण का टाइम आया, तो पुनर्जागरण के टाइम पर ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है, इन्होंने काफ़ी डेवलपमेंट किया। सबसे पहले एक बैथुन स्कूल था कलकत्ता में, तो इन्होंने बैथुन, एक अंग्रेज अधिकारी था, उसकी मदद से बैथुन स्कूल एस्टैब्लिश किया। अपने स्कूल्स के अंदर संस्कृत लर्निंग, मतलब वैदिक लर्निंग जो है, संस्कृत लर्निंग, साथ में ये मैथ्स भी पढ़ाते थे, तो मैथ्स और संस्कृत की लर्निंग जो है उसके ऊपर स्पेशल फोकस यहाँ पर आपको किया, महत्वपूर्ण उन्होंने ध्यान यहाँ पर आपको दिया, और उस तरीके से उन्होंने लड़कियों की शिक्षा पे फोकस किया। उसके अलावा कई और चीज़ें, जैसे विडो रीमैरिज जो है उसको अलाउ करवाना, विधवा पुनर्विवाह। उसके अलावा आप देखोगे तो चाइल्ड मैरिज जो है, चाइल्ड मैरिज के खिलाफ उन्होंने आपको काम किया, ताकि लड़कियों की शिक्षा जो है वो शिक्षा आपको कंप्लीट हो सके। इसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, शिक्षा कंप्लीट हो सके। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो इनके द्वारा आपको की गई। तो सी इज द राइट आंसर। चलिए, अगला क्वेश्चन, जंगल रहे ताकि नर्मदा बहे, ये किताब इनमें से किसने लिखी? अमृतलाल बेगड़ा, पंकज श्रीवास्तव, महेश श्रीवास्तव और उमा ठाकुर। अब देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो बच्चों ने एक नाम सुना होगा, दो नाम सुने हुए, अमृतलाल बेगड़ा सुना होगा और महेश श्रीवास्तव सुना होगा। बच्चे हमेशा ए या सी में से एक ऑप्शन आपको लगाएंगे, क्योंकि पता है कि मध्य प्रदेश गान वगैरह जो है महेश श्रीवास्तव ने आपको लिखा है, तो महेश श्रीवास्तव वैसे ही काफ़ी ज़्यादा आपको फेमस है, ठीक है। तो ये कई बार बच्चे ये ऑप्शन आपको लगाएंगे, बट द राइट ऑप्शन इज द बी। कई बार होता है, अमृतलाल बेगड़ा भी फेमस है, इन्होंने भी एनवायरमेंट को लेकर कई सारे काम किए हैं, तो बच्चा हमेशा उसको लेके कंफ्यूज आपको होता है। तो सी इज द राइट आंसर। एक किताब थी मध्य प्रदेश और गांधी, है ना, ये मध्य प्रदेश जनसंपर्क ने अभी रिसेंटली लिखी है। फिर सौंदर्य की नदी नर्मदा, अमृतलाल बेगड़ा, ये तो उन्होंने नर्मदा को लेके कई सारी बुक्स आपको लिखी हुई है। जंगल रहता के नर्मदा है, पंकज श्रीवास्तव, और सूर्यांश का प्रयास करके जो किताब है वो लिखी है महेश श्रीवास्तव ने, जिन्होंने मध्य प्रदेश का जो राज्य गीत है, स्टेट सॉन्ग है, वो स्टेट सॉन्ग भी इनके द्वारा आपको लिखा गया है। फिर और भी किताब है, द पावर ऑफ वन वोटर, भारतीय निर्वाचन आयोग, रिसेंटली अभी जो किताबें फेमस है, जो आपके एग्जाम और करंट अफेयर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। ताई सुमित्रा महाजन जो है, उन्होंने एक किताब आई है ताई के ऊपर, सुमित्रा महाजन के ऊपर, मेघा किरीट सोमैया की। उसके अलावा अगर देखा जाए तो ताई के ऊपर ताई ने खुद ने एक किताब आपको लिखी थी, उसका नाम था लोकमाता अहिल्याबाई। लोकमाता अहिल्याबाई, तो किताब ये ताई ने, सुमित्रा महाजन ने आपको लिखी थी। फिर मौजे नर्मदा, उर्दू अकेडमी की बड़ी फेमस किताब है, वायरस से वैक्सीन तक, आदित्य श्रीवास्तव। नर्मदा परिक्रमा, एक अंतरयात्रा, सुशी आपकी भारती ठाकुर।
प्रयास प्रतिबिंब, आनंदीबेन पटेल, ये तमाम किताबें आपको लिखी गई। तो ये और भी किताबें इसके अंदर आपको दी गई हैं, आप इसको आराम से बैठ के एक बार देख सकते हैं, किताबों को याद कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको एक पैलेस दिया हुआ है, तो महल दिए हुए हैं, आपको सुमेलित करना है। बघेलिन महल ग्वालियर, विक्रम महल भोपाल, शौकत महल उज्जैन या कालियादेह महल आपका मंडला। तो इसको आपको मैच करना है, मर्ज करना आपको है। बड़ा सिंपल सा पेयर आपको है, कोई ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं है। अब देखो इसमें क्या है कि अगर आपको एक दो भी पता होंगे तो आप इजीली अपना जो पेयर है वो इजीली पेयर यहाँ पर आपको बना पाओगे, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखोगे तो बघेलिन महल जो है ये कहाँ पर है, मंडला में है ना। मंडला में भी कहाँ पर है, मंडला के अंदर लोकेटेड है, रामनगर के अंदर। तो ये भैया किसने बनवाया, तो यहाँ पे राजा जो हृदय शाह हुआ करते थे, उन्होंने यहाँ पर बघेल जो क्वीन है, बघेल जो राजकुमारी है, तो बघेल प्रिंसेस से, तो बघेल प्रिंसेस से उन्होंने आपको शादी की थी और उनके लिए जो महल बनाया था उसका नाम था बघेलिन महल। कई बार इस बघेलिन महल को इसको बेगम महल भी कहा जाता है कि उनकी एक मुस्लिम पत्नी थी उसके लिए बनाया गया था। तो बेगम और बघेलिन दोनों नाम इसके यहाँ पर आपको चलते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कालियादेह पैलेस की, तो कालियादेह महल कहाँ पर आपको लोकेटेड है, ये लोकेटेड है उज्जैन के अंदर। और इसको बेसिकली उज्जैन जो मालवा के राजा थे उस समय नसरुद्दीन मोहम्मद, तो नसरुद्दीन मोहम्मद के द्वारा माना जाता है कि नसरुद्दीन जो मोहम्मद हैं उन्होंने इस किले का निर्माण करवाया था। और ये एक तरह से उनका रिट्रीटिंग पैलेस था। रिट्रीटिंग पैलेस मतलब यहाँ पर आराम वगैरह करने, मौज मस्ती करने ये लोग यहाँ पर आपको आते हैं, तो रिट्रीटिंग पैलेस के नाम से इसको जाना जाता है। अब इसकी थोड़ी हिस्ट्री ये मिलती है कि ये ऑलरेडी परमार टाइम का एक इंपॉर्टेंट किला था, परमार टाइम का इंपॉर्टेंट फोर्ट था, उसको उन्होंने रिलोकेट करवाया, उसका रेनोवेशन वगैरह यहाँ पर आपको करवाया, ठीक है। तो उसको लेके भी ये चीज़ें यहाँ पर आपको चलती हैं, ठीक है। उसके अलावा विक्रम महल की बात करें तो विक्रम महल जो है ऑब्वियसली बात ग्वालियर में आपको लोकेटेड है। यहाँ के जो राजा थे विक्रम सिंह, तो उनके लिए महल आपको बनाया गया था। ऑप्शन बनता है शौकत महल। शौकत महल कहाँ पर है, भोपाल के अंदर आपको लोकेटेड है। भोपाल के जो बेगम के जो पति थे शौकत सिंह, तो शौकत अली, तो शौकत अली के नाम से भोपाल के अंदर शौकत अली जो आपका जो पैलेस है, इस पैलेस को यहाँ पर आपको बनाया गया है, ठीक है। तो डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए याद रखिएगा अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, चूज द ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट, है ना। 6ठी शताब्दी में दक्षिणी अवंती महाजनपद की राजधानी उज्जैनी थी। प्रदेश में शहडोल का सुहागपुर मध्य भारत में विराट नगरी के नाम से प्रसिद्ध था। नलपुर वास्तव वर्तमान में श्योपुर का क्षेत्र है। और विशाख युद्ध जो है प्रद्योत वंश का अंतिम राजा था। तो 4 स्टेटमेंट दिए हैं, आपको सही स्टेटमेंट यहां पर आपको चुनना है कि इनमें से सही स्टेटमेंट कौन सा, राइट स्टेटमेंट कौन सा, बाकी तीनों गलत है ना। बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहां पर आपको है। चलिए तो द राइट आंसर इज इज बी इज द राइट आंसर, है ना। तो जो शहडोल का सुहागपुर है इसको माना जाता है विराट नगरी, बट एक्चुअली विराट नगरी था नहीं, बट कुछ किताबों में मेंशन किया गया है। अब अगर अवंती महाजन पे बात करें तो इसकी कैपिटल हुआ करती थी माहिष्मती, है ना। ये आपको पता है 2 पार्ट में आपको डिवाइड था, 2 भागों में डिवाइडेड था। एक था उज्जैनी और अवंती था, और दूसरा क्या था, दूसरा आपका महिष्मती था। तो जो दक्षिण अवंती है उसकी कैपिटल उज्जैनी वो महिष्मती हुआ करती थी, जबकि उज्जैनी कैपिटल किसकी थी, ये थी नॉर्थ अवंती की, नॉर्थ अवंती, उत्तरी अवंती। तो ये उत्तरी अवंती की कैपिटल हुआ करती थी, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट नलपुर कहां पर है, नलपुर तो अभी के टाइम पर जो मध्य प्रदेश का जो शिवपुरी जिला है उस शिवपुरी जिले के अंदर आपको लोकेटेड है। उसके बाद विशाख युद्ध जो है ये थोड़ा सा जो कंफ्यूजन है ये थोड़ा सा यहाँ पर आपको गलत दिया है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसको लेके अलग अलग इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिलती है। तो जो विशाख दत्त आपको है, तो विशाख दत्त बोला प्रद्योत डायनेस्टी का अंतिम यहाँ पर आपको आ जाता, लेकिन यहाँ पर उसका नाम था विश्ववर्मन। तो विश्ववर्मन इज द लास्ट किंग। वैसे देखा जाए तो ये ऑप्शन भी गलत है, बट अलग अलग किताबों में अलग अलग नाम मिलते हैं, तो उसके कारण थोड़ा सा डाउट ऑफ कंफ्यूजन जो है आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो डी, वैसे बी और डी भी गलत होना चाहिए, लेकिन ठीक है, मतलब कुछ किताबों में ये आपको दिया गया है तो ठीक है, हम इसको सही मान सकते हैं, ठीक है। चलिए ओके, तो अच्छा ये तो गलत ही दिया है ना, सॉरी, है ना। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो नंदीवर्धन है, तो नंदीवर्धन इज द लास्ट किंग, अंतिम राजा आपको हुआ करता था। इसकी पराजय यहाँ पर आपको हुई, मुझे लगा सही है, मतलब ठीक है, आई एम सॉरी। तो नंदीवर्धन वाज द लास्ट किंग, अंतिम राजा हुआ करता प्रद्योत डायनेस्टी का। प्रद्योत डायनेस्टी के जो इंपॉर्टेंट किंग थे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो चंद्र प्रद्योत था, सबसे पहला फर्स्ट राजा। इसके पिता ने जो यहाँ पर एक डायनेस्टी हुआ करती थी उसको डिफीट करके इसको राजा बनाया था। प्रद्योत के बाद उसका बेटा जो पालक है, तो पालक यहाँ पर आपको राजा आपको बना, द नेक्स्ट किंग वाज द पालक। और ऐसे आखिरी राजा यहाँ पर नंदीवर्धन आपको बना। अब नंदीवर्धन को किसने डिफीट किया, नंदीवर्धन को जो शिशुनाग डायनेस्टी जो थी उनका जब शासन यहाँ पर आपको आया तो इनको जो शिशुनाग है, शिशुनाग राजाओं ने पराजित किया और उन्होंने पराजित करके इनको सत्ता के बाहर यहाँ पर आपको निकाल दिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए, इनमें से किस चंदेल शासक ने कलिंजर के बुड्ढा बुड्ढी तालाब का निर्माण किया? एक तालाब है वहां पर, बुड्ढा बुड्ढी तालाब। तो बुड्ढा बुड्ढी जो तालाब है, उस बुड्ढा बुड्ढी तालाब का निर्माण, इसका जो कंस्ट्रक्शन है, इसका कंस्ट्रक्शन आपको किसने किया? ठीक है, रीड द ऑप्शन। चलिए, सो द राइट आंसर इज ए, कीर्तिवर्मन नाम के राजा थे, उन्होंने बुड्ढा बुड्ढी का तालाब आपको बनवाया था। बेसिकली वो बुड्ढा बुड्ढी का तालाब उसको कहा जाता है क्योंकि वो काफी दूर है और जो ओल्ड जो चंदेल है, ओल्ड जो ओरछा है, वहां पर लोकेटेड, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द बुड्ढा बुड्ढी का तालाब, इसको कहा जाता है। उसके अलावा और भी चीजें हैं, है ना। कीर्तिवर्मन ने महोबा के अंदर कीरत सागर नाम की एक जगह आपको बनवाई, है ना, कीरत सागर आपको बनवाया। फिर कलिंजर में बुड्ढा बुड्ढी का तालाब बनवाया, ठीक है। उसके बाद इनके दरबार में जो आपके एक नाटककार हुआ करते थे, उनका नाम है ना, एक नाटककार हुहुआ करते थे कृष्ण मित्र, उन्होंने प्रबोध चंद्रोदय नाम की जो किताब है, वो किताब यहाँ पर आपको लिखी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रबोध चंद्रोदय है, तो ये बेसिकली इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने उस समय पे एक जो यहाँ पर जो बोलते हैं ना खजुराहो डांस फेस्टिवल हम बोलते हैं, तो खजुराहो का जो डांस फेस्टिवल है, तो डांस फेस्टिवल को एक तरीके से उन्होंने डांस फेस्टिवल की शुरुआत की। ही स्टार्टेड द डांस फेस्टिवल कीर्तिवर्मन, और उस समय पे उन्होंने ये जो प्रबोध चंद्र जो नाटक था, इसका पहली बार मंचन किया, और वहीं से एक तरह से देखा जाए तो खजुराहो महोत्सव जो है, खजुराहो डांस फेस्टिवल की शुरुआत आपको हुई। फिर बाद में वो बंद हो गया, फिर बाद में 1964 में रीस्टार्ट आपको हुआ। तो कहीं ना कहीं उसकी जो स्टार्टिंग है, उसका स्टार्टिंग यहाँ पर आपको मानी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन। 57 की क्रांति में राजा ठाकुर सरजू प्रसाद, इनका संबंध कहां से था? रामगढ़, दमोह, शाहगढ़, या फिर आपका विजय राघवगढ़? रीड द ऑप्शन। चलिए, सो द राइट आंसर इज द विजय राघवगढ़, कटनी में। अब ये यहाँ के राजकुमार हुआ करते। देखो, राघवगढ़ अलग है, विजय राघवगढ़ अलग है। अगर हम लोग राघवगढ़ की बात करें, राघवगढ़, राघवगढ़ कहाँ पर है? राघवगढ़ इज लोकेटेड इन द गुना, और यहाँ के जो राजा थे वो थे राजा अजीत सिंह। क्या नाम था? अजीत सिंह। और अजीत सिंह ने क्या किया था? अजीत सिंह ने जो बगावती सैनिक हैं उनको सपोर्ट आपको किया था, ठीक है। रामगढ़ से हम लोग देखें तो रामगढ़ से यहाँ पे रानी जो अवंतीबाई लोधी हैं, तो अवंतीबाई लोधी आपको लड़ी थी, ठीक है। उसके बाद दमोह में देखें तो दमोह के अंदर किशोरी सिंह थे, इन्होंने बैटल यहाँ पर आपको लड़ा था। सागर में अगर हम लोग देखें तो सागर में रामदीन और शुभदिन दो भाई थे, रामदीन और शुभदिन दो लोग थे, ये दोनों बैटल लगा। विजय राघवगढ़ से लड़ा आपके विजय राघवगढ़ से, कटनी से, तो ठाकुर सरजू प्रसाद थे, वहाँ के राजकुमार थे, प्रिंस थे, और उन्होंने अपनी 3000 की सेना लेके, 3000 की सेना लेके अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। बाद में अंग्रेजों ने पकड़ के इनको फांसी चढ़ा दी, इनको फांसी वगैरह आपको दे दी। चलिए, तो सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन। ओके, अगला क्वेश्चन। जोजिला दर्रा जो है किस पर्वत श्रेणी के अंदर आपको लोकेटेड? जोजिला दर्रा, तो जोजिला पास कहाँ पर आपको लोकेटेड है ना? तो जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, या फिर आपका धौलाधर, ठीक है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो जोजिला जो है, सो जोजिला इज लोकेटेड इन द जस्कर रेंज, तो जस्कर रेंज में आपको लोकेटेड है, ठीक है। फिर लद्दाख, पूर्वी काराकोरम, ये सब ईस्ट में आपको आ गए, है ना। धौलाधर थोड़ा सा इसके साउथ नीचे की तरफ आ गया, तो जस्कर रेंज इज द राइट आंसर। तो जोजिला जो है जस्कर में लोकेटेड है, जोजिला वहां पर कहाँ पर है? अभी जो लद्दाख यूटी है, लद्दाख यूटी के अंदर आपको लोकेटेड। उसके अलावा देखोगे काराकोरम है जम्मू कश्मीर में, जोजिला है लद्दाख में, पीर पंजाल है जम्मू कश्मीर में, बनिहाल है, पूरी लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको है कि ये इसका यूटी पॉलिटी का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। पहला ऑप्शन आपको है सेंसस इज द यूनियन सब्जेक्ट अंडर आर्टिकल 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। द फर्स्ट डेकेडल सेंसस स्टार्टेड इन 1881, द ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड इज 1921, पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग इज अ सब्जेक्ट ऑफ द स्टेटलेस, चूज द ट्रू स्टेटमेंट। सही कथन आपको यहाँ पर आपको चुनना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट। चलिए, तो इसमें ये पहला वाला सही है, बिल्कुल यूनियन सब्जेक्ट है, केंद्रीय विषय आपको है, इसलिए आप देखोगे कि 2021 के बाद अभी भी सेंसस नहीं हुई, अब सेंसस होने वाली है। अभी रिसेंटली बिहार के अंदर जब जातिगत जनगणना हुई थी, कास्ट सेंसस जब आपको हुई थी, तो कास्ट सेंसस के टाइम पर ये बड़ा सवाल उठाया गया था कि राज्य को क्या अधिकार है सेंसस करने का। उन्हें बोला हम लोग तो सर्वे कर रहे हैं, तो उन्होंने सेंसस को एक्चुअली
सर्वे का नाम दिया और सर्वे का नाम देके उसको कंडक्ट आपको करवाया था। फिर दूसरा बोलता है कि पहली जो सेंसस है 1881 में हुई, ठीक है, 1881 में हुई। वैसे अगर देखा जाए तो ये जो लॉर्ड मेयो थे उनके टाइम पर आपको हुई। वैसे देखा जाए तो ऐसे ऑफिशियल सेंसस 1872 में स्टार्ट हुई थी, जो एक बहुत बेसिक लेवल पे थी। ऑफिशियल तरीके से अगर कोई बोलता है प्रॉपर साइंटिफिक मेथड से जो है वो 1881 में शुरुआत आपको हुई। द ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड 1921, 1921 में भारत में कई सारी जो पेंडेमिक है, जैसे अभी 2020 में 21 में आया था ना, उसी प्रकार से वहां पर कई सारी पेंडेमिक आपको फैली थी और उस पेंडेमिक के कारण इंडिया का जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन कम हो गया। तो यहाँ पर तकरीबन 0.36% जो पॉपुलेशन है वो 10 साल में कम हुआ था, रिड्यूस आपको हुआ था। इट्स वेरी वेरी स्ट्रेंज थिंग कि पॉपुलेशन आपको कम हुआ, तो -0.36 पॉपुलेशन आपको चला गया था। तो उसको एक तरीके से डेमोग्राफिक डिवाइड का साल बोला जाता है। यहाँ पर तमाम कई प्रकार की जो प्रॉब्लम्स, वो प्रॉब्लम्स भी यहाँ पर आपको हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, है ना। यहाँ पर दिया हुआ शिफ्टिंग कल्टीवेशन और लोकल नाम दिया है, तो देख लीजिए आप एक बार। चलिए अब इसका जो राइट आंसर है, सही उत्तर है, वो सही उत्तर है आपका सी, है ना। इसमें करना क्या था, कौन सा सही सुमेलित है। तो हिमाचल प्रदेश में जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है उसको कुमारी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है बेवर या दहिया, बेसिकली जो भील कम्युनिटी जो है जो खेती करती है उसको बेवर या दहिया कहा जाता है ना। उसके अलावा आंध्र प्रदेश में इट्स कॉल्ड द पोडू या पेंडा, उड़ीसा के अंदर उसको बगोरो या फिर आपका पमादबी कहा जाता है, छत्तीसगढ़ में उसको दीपा कहा जाता है, दक्षिण पूर्व में इसको तालेर या उसको वाल्टरे के नाम से आपको जाना जाता है। तो इसके कई सारे अलग अलग नाम, अलग अलग जो नोमेनक्लेचर हैं वो नाम यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो डिफरेंट जो नाम है इसके, इन डिफरेंट नाम को आपको याद रखिएगा। चलिए तो ये तो आपका सवाल हो गया कि इसको लेके अब हर 2-3 साल में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को लेके क्वेश्चन आपको आते हैं। यहाँ पर आप चीज़ ये कर सकते हैं कि जो अदर कंट्रीज़ हैं, दूसरी कंट्रीज़ हैं, तो अदर कंट्रीज़ में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को क्या कहा जाता है वो भी थोड़ा सा याद कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा में लौह अयस्क जो है, या बोल सकते हैं कि जो आयरन ओर है, तो आयरन ओर उड़ीसा के अंदर आपको किन किन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, आपको किन किन जिलों के अंदर आपको मिलता है। ऑप्शन दिया है मयूरभंज, केउंझर, कोरापुट, है ना। 3 ऑप्शन आपको दिए हैं। द राइट आंसर इज ए, यहाँ पर मयूरभंज और केउंझर, ये पूरा जो एरिया है मयूरभंज केउंझर आपको हो गया। इन रीजन्स में बड़े लेवल पे यहाँ पर जो आयरन ओर है, लोह अयस्क है, लोह अयस्क आपको मिलता है। बेसिकली केउंझर जो है, अभी जो इलेक्शन हुए तो इलेक्शन के बाद यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उड़ीसा के, केउंझर से यहाँ पर आपको है। मयूरभंज से हमारी जो गृह मंत्री, मतलब हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, तो वो द्रौपदी मुर्मू जो है वो यहाँ से आपको बिलोंग करती है। तो बेसिकली देखा जाए तो केउंझर और मयूरभंज जो है ये दोनों जो है इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, इंपॉर्टेंट स्थान है जहाँ पर बड़े लेवल पे आपकी जो आयरन ओर की माइनिंग आपको होती है। नॉर्मली देखा जाए तो भारत का तकरीबन 30% जो ओर है, 30% जो टोटल मतलब जितना भी माइंस आपको है वो उड़ीसा से आपको आता है। स्पेशली आयरन ओर यहाँ पर आपको आता है। तो आयरन ओर में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेट्स यहाँ पर आपको लोकेटेड यहाँ पर आपको है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय जो उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, उनके संबंध में कौन सा स्टेटमेंट गलत है। द एवरेज एनुअल रेनफॉल इन द दीज डेंस फॉरेस्ट 100 to 200 मीटर, मेनली ट्रीज लाइक द टीक, रोजवुड, बैम्बू, सैंडलवुड, खेरवेर, ये सब आपको होता है। द ट्रीज इन दीज फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स ड्यू टू द लैक ऑफ ह्यूमिडिटी ड्यूरिंग द ड्राई समर सीजन एंड दीज फॉरेस्ट आर क्वाइट इनसिग्निफिकेंट फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, आर्थिक रूप से जो है ये बहुत ज़्यादा सक्षम आपको नहीं होते हैं। तो आपको इसमें से आपको जो ऑप्शन है, गलत ऑप्शन आपको चुनना है, ठीक है। अब पहला ऑप्शन बोल रहा है कि यार एनुअल रेनफॉल 100 से 200 होती है। अब जहां पर भी ट्रॉपिकल मॉइस्ट होगा, जैसे हम बोलते हैं ना ट्रॉपिकल, डेसिडियस फॉरेस्ट क्या होता है, पर्णपाती वन, हिंदी में आपको दिखा देता हूं, पर्णपाती वन, तो वो पेड़ जो अपने पर्ण गिराते हैं, पत्तियां गिराते हैं, पर्णपाती आपको कहा जाता है। नॉर्मली अगर हम लोग आपको देखें तो जो ट्रॉपिकल एरिया होता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली बात रेनफॉल कम होती है, बारिश धीरे धीरे कम हो जाती है, उसके कारण यहाँ पर गर्मी के अंदर ड्राई सीजन, मतलब गर्मी का जो समर सीजन है, यहाँ पर पेड़ अपनी पत्तियां गिरा देता है। और इसमें अगर देखा ना मॉइस्ट बोला गया, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, तो आर्द्र पर्णपाती में 100 से 200 सेंटीमीटर, ठीक है, पत्ती तो गिराएगा लेकिन नम आपको होगा। अगर 100 से कम अगर होगा, लेस देन 100 अगर आपको होगा, तो लेस देन 100 के केस में उसको कहा जाएगा ड्राई डेसिडियस, शुष्क पर्णपाती वन। फिर कौन कौन सी, सबसे इंपॉर्टेंट तो भाई साहब सागौन है, सबसे इंपॉर्टेंट, उससे इंपॉर्टेंट आपको खेर है, शीशम है, बांस, तमाम इंपॉर्टेंट फसल है। चौथा क्या बोल रहा है, आर्थिक दृष्टि से काफी नहीं नगण्य है। अरे भाई कैसी बात कर रहे हो, सागौन, खेर, शीशम, शहतूत, इस पे सागौन, खेर और शीशम, ये 3 तो सबसे ज्यादा फर्नीचर वगैरह बनाने में यूज आती है। तो इनकी जो इकोनॉमिक वैल्यू है उल्टा
ज़्यादा वैल्यू है ना, ज़्यादा वैल्यू आपको है। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि आप ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं जो गलत है उन पे ध्यान नहीं देते, आप यहाँ पे फोकस करते हो। अब बोलते हैं 100 से 200 सेंटीमीटर फिर भी पेड़ पत्तियां गिरा रहा, ये ऑप्शन ही गलत होगा, आप उठा के इसको गलत कर देते। लेकिन आपको याद रखना है कि आर्द्र में और नम में इनमें डिफरेंस क्या है, इनमें जो वाटरफॉल जो रेनफॉल है उसमें काफ़ी डिफरेंस, काफ़ी अंतर यहाँ पर आपको होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है कि 11 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में लिंगानुपात सबसे ज्यादा आता है ना, जो लिंगानुपात है वो सबसे ज्यादा, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी या आपका अनूपपुर। तो मध्य प्रदेश में 2011 की जो जनगणना थी उस जनगणना के अंदर आप देखोगे तो लिंगानुपात या जो सेक्स रेशियो है वो सबसे ज्यादा कहां पर था, सबसे ज्यादा बालाघाट में था। कितना, 1021, 1021 यहाँ पर आपको था। उसके अलावा अलीराजपुर इसके अलावा अलीराजपुर जो है, अलीराजपुर इज ऑल्सो द स्टेट। अभी देखो अगला सेंसस हुआ नहीं है हमारे पास, तो यही डेटा आपको चलेगा, अलीराजपुर। तो जो अलीराजपुर है, अलीराजपुर के अंदर भी 1000 से ऊपर ही यहाँ पर आपको सेक्स रेशियो आपको रहा। अब ये होता क्या है सेक्स रेशियो? सेक्स रेशियो का मतलब होता है मेल और फीमेल का रेशियो, मेल फीमेल का रेशियो है ना, वो आपको होता है। और इसको 1000 से आपको मेजर किया जाता है कि 1000 मेल पे कितनी फीमेल्स हैं, कितनी महिलाएं हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको याद रखना। बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला, डिंडोरी, ये सबसे ज्यादा जिले हैं। बालाघाट, अलीराजपुर और मंडला, ये तीनों में वो नंबर 1000 के ऊपर। एमपी में कितना है? एमपी में 931 आपको है। सबसे कम कहाँ मिलेगा? सबसे कम आपको मिलेगा भिंड में। इसलिए भिंड में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाएं जो है वो योजनाएं हमको चलाना पड़ती है। उसके अलावा आप देखोगे तो जो शिशु लिंगानुपात है, या बोल सकते हैं कि आपका जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है, ये सबसे ज्यादा आपको मिलेगा अलीराजपुर में, है ना। ये कुछ नंबर आपको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपको है, छिंदवाड़ा की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? विच रिवर इज द लाइफ लाइन ऑफ द छिंदवाड़ा? ठीक है, तो ऑप्शन आपको है पेंच, कुलबोहरा, कन्हन या फिर आपका वेनगंगा। चलिए, अब देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर कुलबोहरा, पेंच और कन्हन, तीनों नदी छिंदवाड़ा से आपको निकलती है। अब इसमें अगर देखा जाए तो अब लाइफलाइन बोलना या थोड़ा सा ही मुश्किल आपको होगा, वैसे इसका आंसर बी होगा, लेकिन फिर भी देखा जाए तो पेंच यहाँ से आपको निकलती है। पेंच आगे जाके कन्हन जो है, कन्हन में मर्ज आपको होती है। तो छिंदवाड़ा के अंदर सबसे ज़्यादा जो फ्लो है वो किसका होता है? सबसे ज़्यादा फ्लो तो अगर देखा जाए तो पेंच का होता है, पेंच और ये इसका आपको होता है। तो वैसे तो इसका आंसर बी है, लेकिन थोड़ा सा इसका आंसर लगाना आपको मुश्किल है, क्योंकि पेंच, कुलबोहरा, कन्हन तीनों यहाँ पर फ्लो होती है और तीनों प्रॉपर तरीके से, एक तरह से अगर देखा जाए तो तीनों यहाँ पर आपको अपना वाटरफॉल, मतलब इसका वाटरशेड यहाँ पर आपको होता है, इरिगेशन वगैरह से आपको होता है। वैसे यहाँ पर ऑप्शन इसका बी ऑप्शन आपको दिया गया है। उमरेट से यह नदी यहाँ पर आपको निकलती है ना, तो इसलिए उसको यहाँ की जीवन रेखा कहा जाता है। चलिए, मध्य प्रदेश का प्रथम ताप विद्युत केंद्र कौन सा था? फर्स्ट थर्मल पावर प्लांट ऑफ द मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए, तो मध्य प्रदेश में देखे जाए तो हमारे बड़े लेवल पे थर्मल पावर प्लांट्स यहाँ पर आपको लोकेटेड है। इसमें सही उत्तर जो है वो है आपका बी, चांदनी जो ताप विद्युत जो ग्रह है, ये सबसे पहले कब स्टैब्लिश हुआ? 1953, 1953 में आपको स्टैब्लिश हुआ। और 1953 के अंदर जो बुरहानपुर है वहां पर इसको स्टैब्लिश किया। इसका मेन रीजन वहां पर आपको था कि यहाँ पर जो नेपा नगर है, तो नेपा नगर को प्रॉपर वहाँ पर उसको बिजली वगैरह आपको देना, उसके लिए स्टैब्लिश किया गया था। ओके, उसके अलावा देखा जाए तो अमरकंटक, सतपुड़ा, विंध्याचल, ये सब मध्य प्रदेश के अंदर ही आपको लोकेटेड है। उसके अलावा देखा जाए तो मध्य प्रदेश का पहला हाइड्रो पावर प्लांट कौन सा? हाइड्रो, तो मध्य प्रदेश का पहला हाइड्रो में अगर आपको देखेंगे तो हाइड्रो में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है गांधी सागर। गांधी सागर डैम है, तो गांधी सागर जो डैम है, तो गांधी सागर जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो मध्य प्रदेश का पहला इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट आपको है। तो ताप्ती जो चांदनी है ये 17 मेगावाट का आपको लोकेटेड था। बी इज द राइट आंसर। चलिए, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? मध्य प्रदेश सीड एंड फार्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, मध्य प्रदेश, इनमें से कौन सा कथन गलत है, करेक्टली मैच नहीं है? तो ये ऑर्गेनाइजेशन दिए हैं, उनके एस्टैब्लिशमेंट ईयर दिए हैं। ठीक है, इसमें अगर देखा जाए तो राइट आंसर इज सी। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। सी कौन सा था? सी इज राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विज्ञान। ये थोड़ा सा नाम, ये जो नंबर्स हैं ये याद करना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल आपको होता है, लेकिन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट नंबर आपको याद करना पड़ेंगे। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा, ये पूरी लिस्ट पढ़ लीजिएगा किसका कब एस्टैब्लिशमेंट आपको हुआ, तो प्रॉपर यहाँ से क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आने की संभावना यहाँ पर आपको बनी रहती है। अगला क्वेश्चन है, रीवा पन्ना के पत्थर में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक है? मतलब किस प्रकार की जो मिट्टी है, किस प्रकार की मिट्टी यहाँ पर आपको पाई जाती है? बलुई मिट्टी, या बोल सकते हैं लोमी सॉइल, मिक्स सॉइल, ब्लैक सॉइल या एलिविल सॉइल।
ठीक है। तो किस प्रकार की मिट्टी बेसिकली आपको पाई जाती है। अब देखो नॉर्मली यहाँ पर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में जो सॉइल है ना, अब ये बोल रहा है कि रीवा पन्ना का पठार, तो रीवा पन्ना में आप देखोगे तो रीवा पन्ना में आप देखोगे कहाँ पर है, नॉर्थ में है, ऊपर मतलब नॉर्थ ईस्ट की तरफ ऊपर की तरफ आपको है, तो काली मिट्टी तो उधर होगी नहीं, है ना। बुंदेलखंड बघेलखंड में काली मिट्टी नहीं, काली मिट्टी नीचे मालवा, और मालवा जो हो गया या बहुत 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 हुआ तो आपके जो सेंट्रल इंडिया प्लेटू है वहां तक आपको जाएगा, तो ऑब्वियसली बात काली मिट्टी तो आपको होगी नहीं। उसके बाद जलोढ़ मिट्टी मध्य प्रदेश में बहुत कम है, जलोढ़ मिट्टी मध्य प्रदेश में सिर्फ आपका जो चंबल रिवर है, तो चंबल रिवर आपको उसका निर्माण आपको करती है। उसके बाद कोई बड़ी रिवर इस तरफ नहीं है, नर्मदा रिफ्ट वैली में बहती है, तो ऑब्वियसली बात वो एलिजिबल नहीं आपको आ सकती। दो ऑप्शन आपको बनते हैं, बलुई मिट्टी और आपका मिश्रित मिट्टी, है ना। अब देखा जाए लोमी सॉइल जो है, लोमी सॉइल यहाँ पे मिलेगी नहीं, तो मिश्रित मिट्टी यहाँ पर होगा, मिक्स सॉइल आप बोल सकते हैं। तो बेसिकली मिक्स सॉइल जो है रेड, येलो और ब्लैक इसका मिक्सचर आपको होता है, तो बी इज द राइट आंसर, है ना, बी इज द राइट आंसर। वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर रेड एंड येलो सॉइल भी ऑप्शन आपको होता तो वो ऑप्शन भी गलत आपको नहीं होता। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन बड़ा सिंपल है कि मध्य प्रदेश में जो मिट्टियां हैं नॉर्मली उसको अलग अलग प्रकार से डिवाइड किया, एक रेड एंड येलो सॉइल है, एक ब्लैक सॉइल है और एल्यूवियल सॉइल है। तो उसमें बेसिकली इसको रेड एंड येलो सॉइल में आपको माना जाता है। इसके लिए आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पर आपको रेड एंड येलो का ऑप्शन नहीं था, मिश्रित मिट्टी थी, तो रेड एंड येलो नहीं है, तो आप मिश्रित मिट्टी भी यहाँ पर आगे लगा सकते हो, बी इज द राइट आंसर। चलिए, केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को निपटारे के लिए सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो सलाहकार क्षेत्राधिकार, अपीलीय, मूल क्षेत्राधिकारी या फिर संवैधानिक अधिकार, एडवाइजरी, एपेलेट जुरिसडिक्शन, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन या कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन, केंद्र और राज्य के बीच के विवादों में। अब देखो एक बहुत सिंपल सी बात है कि केंद्र और राज्य के जब विवाद यहाँ पर आपको होते हैं तो उनको माना जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में मूल क्षेत्राधिकार, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, वास्तविक न्याय क्षेत्र या मूल क्षेत्राधिकार कहा जाता है। क्योंकि कोई भी राज्य केंद्र के बीच का मामला होगा वो मामला डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के अंदर यहाँ पर आपको आएगा, सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई करेगा। एनी अदर कोर्ट ऑफ द इंडिया इज नॉट लायबल कि वो उस केस की सुनवाई आपको करोगे। तो ये ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, वास्तविक न्याय, मूल क्षेत्राधिकार होता है कोई भी राज्य केंद्र के बीच में, केंद्र राज्य मतलब राज्य केंद्र के बीच में, केंद्र यूटी के बीच में या दो राज्यों के बीच में, तमाम मामले ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। एडवाइजरी जुरिसडिक्शन क्या होता है, आर्टिकल 143 के अंदर जो राष्ट्रपति हैं वो सलाह लेते हैं, किससे, आपके सलाह लेते हैं वो आपके सुप्रीम कोर्ट से, तो वो एडवाइजरी जुरिसडिक्शन है। एपेलेट जुरिसडिक्शन होता है अपील करना, कोई मामला कोर्ट में गया तो लोअर कोर्ट में है, लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, तो जो वे ऑफ अपील के माध्यम से जब मामला जाता है तो उसको मूल क्षेत्राधिकार कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन, संवैधानिक अधिकार, जहां पर सुप्रीम कोर्ट संविधान संशोधन को लेके या संविधान की जो बेसिक स्ट्रक्चर को लेके जब डिसीजन आपको देती है तो संवैधानिक अधिकार आपको होता है। इसके लिए आजकल हमारे यहाँ पर संवैधानिक बेंचों का निर्माण भी आपको किया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें से किस अनुच्छेद के तहत राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है ना। तो राज्यपाल की नियुक्ति इनके द्वारा, कौन सा आर्टिकल आपको है, तो द राइट आंसर इज आर्टिकल 153, 153। तो आर्टिकल जो 153 है उसके अंतर्गत आप देखा जाए, मतलब 150 सॉरी इसका आंसर जो होगा 155 आपको होगा, 153 तो दिया ही नहीं ऑप्शन, तो 153 बोलता है देयर शैल बी ए गवर्नर ऑफ द स्टेट, है ना। और 155 के अंतर्गत राज्यपाल जो है वो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल एक बार देख लो, 153 देयर शैल बी गवर्नर ऑफ द स्टेट। फिर अगला बोलता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट, वो राज्यपाल में निहित होगी। 155 के अंतर्गत इनका जो अपॉइंटमेंट है गवर्नर की नियुक्ति, यहाँ पर गवर्नर ऑफ द स्टेट की नियुक्ति आपको की जाएगी। क्या तरीका होता है, कोई अलग से तरीका नहीं होता है, एक तरीके से जो राष्ट्रपति है जो केंद्र सरकार की मंजूरी से इनका अपॉइंटमेंट करते हैं, इनकी नियुक्ति आपको करते हैं। फिर एक बड़ा फेमस केस आया था, उसका नाम था एसआर बोमानी केस। एसआर बोमानी केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि गवर्नर का जो पोस्ट है, गवर्नर का पोस्ट इज नॉट द एम्प्लॉयमेंट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के अंदर कोई रोजगार आपको नहीं है, मतलब एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन, एक अलग संवैधानिक आपको पद है। तो 155 के अंदर राज्यपाल नियुक्ति करते हैं। नॉर्मली टेन्योर 5 साल का आपको होता है, कई बार 5 साल के पहले इनका ट्रांसफर वगैरह आपको हो जाता है, ठीक है। तो देखा जाए तो पूरी तरीके से पॉलिटिकल पद या राजनीतिक पद यहाँ पर आपको होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बोलता है choose the correct statement, choose the false statement from the following statement. Madhya Pradesh Panchayati Raj Amendment Act 2004 were published in the Gazette of the Madhya Pradesh government in 14 December. Under this act, it is mandatory to hold the 4 meeting of the Gram Panchayat every year. The quorum in the Rajya Sabha is minimum 10%, maximum 500, जो सबसे कम हो. And there shall be only 3 permanent committees under this act. इसके अंदर 3 समितियां या 3 कमेटी यहाँ पर आपको दी गई। तो इसमें कौन सा कथन जो है, कौन सा कथन यहाँ पर आपको सही यहाँ पर आपको है, ठीक है, कौन सा कथन गलत है, सॉरी कौन सा कथन आपको गलत यहाँ पर आपको दिया है। अब इसमें अगर देखा जाए तो इसमें पहला तो ये है कि चलो पंचायती राज अमेंडमेंट का एक्ट आया 2004, उसके बाद
बाद भी कई सारे अमेंडमेंट आपको हो चुके हैं। रिसेंट अमेंडमेंट 2021 में आपको हुआ था जो ओबीसी रिजर्वेशन को लेके था, बट ठीक है, ये स्टेटमेंट ठीक है। फिर इसके अंतर्गत मैंडेटरी है कि 4 कम से कम मीटिंग इनकी यहाँ पर आपको होगी, बिल्कुल ये 4 मीटिंग का बोला गया है। अब देखो मीटिंग को लेके कई सारे प्रोविजन है, इसमें लेके 4 मीटिंग तो हैं, तो ये बोल रहा है अंडर दिस एक्ट इट इज मैंडेटरी टू होल्ड एटलीस्ट, है ना, मतलब ऐसा मत करने कि एटलीस्ट नहीं तो आंसर गलत आपको है, एटलीस्ट 4 मीटिंग आपको होना जरूरी है। वो चाहे तो ज्यादा मीटिंग्स भी आपको कर सकते हैं। मेनली अगर देखा जाए तो 15 अगस्त, 26 जनवरी, 5 जून पर्यावरण दिवस, 8 मार्च को महिला दिवस, इन दिवसों के ऊपर करना जरूरी है। उसके अलावा हर 2 महीने में एक मीटिंग आपको, हर 2 महीने में एक मीटिंग, जैसे जनवरी हो गया, फिर ऐसे मतलब 1 जनवरी में, 1 अप्रैल में, ऐसे करके हर 2-3 महीने में मीटिंग होना जरूरी। तो कम से कम 4 मीटिंग इनकी एनुअल होना जरूरी है। कोरम भी जरूरी है, कोरम के अंदर कम से कम 10 या मैक्सिमम 500 लोग, आपको जितने भी ग्राम पंचायत के मेंबर हैं तो ग्राम पंचायत के कम से कम 10 या 500 जो भी पहले हो, मतलब हो सकता है कि बड़ी ग्राम पंचायत, बड़ी ग्राम पंचायत है तो वो उस हिसाब से, तो वो 10% नहीं हो पा रहा है ना, तो वो है, तो 10% या 500 जो भी पहले हो वो सही आपको होगा। उसके बाद यहाँ पर 3 कमिटीज आपको बनी है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो कमिटीज में अगर देखा जाए तो यहाँ पे 2-3 कमिटीज आपको होती हैं। जैसे एक होता है ग्राम विकास समिति, ग्राम विकास समिति, फिर एक होता है ग्राम निर्माण कमेटी, ऐसे करके एक और कोई कमेटी। तो 3 ऐसी कमिटीज यहां पर आपको एस्टैब्लिश आपको है। चलिए अगला क्वेश्चन। सो द स्ट्रक्चर ऑफ द मध्य प्रदेश स्टेट फूड कंजर्वेशन कमीशन, मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण जो आयोग है, उस खाद्य संरक्षण आयोग का आपका इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको क्या है, ठीक है। चलिए तो ए इज द राइट आंसर। एक चेयरमैन, 5 अदर मेंबर और एक सेक्रेटरी इसके अंदर आपको होता है। जो भारत सरकार का नेशनल फूड सिक्योरिटी जो एक्ट है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, तो ये 13 में आपको कानून आपको आया। इसके अंतर्गत हर राज्य में एक खाद्य आयोग आपको होना चाहिए, और उसके लिए मध्य प्रदेश में भी सुप्रीम कोर्ट ने कई बार आदेश दिया, तब जाके मध्य प्रदेश में खाद्य आयोग का एस्टैब्लिशमेंट, इसकी स्थापना यहाँ पर आपको हुई। अब ये कमीशन जो कानून था फूड सिक्योरिटी एक्ट, उसके सेक्शन 16 के माध्यम से ये कमेटी यहाँ पर आपको बनती है। मध्य प्रदेश में कब बना? 2017 में, सुप्रीम कोर्ट के बोलने के बाद बना। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? भोपाल में। एक चेयरमैन, 5 अदर मेंबर और एक सेक्रेटरी इसके अंदर यहाँ पर आपको होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोवाइड द राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार जो है इनमें से किस संविधान संशोधन के माध्यम से आपको दिया गया? तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, डी इज द राइट आंसर। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 इसके माध्यम से क्या किया गया? संविधान के अंदर एक नया आर्टिकल आपको ऐड किया गया। क्या है आर्टिकल? ये आर्टिकल है, नया आर्टिकल ऐड किया, आर्टिकल 21A। किसमें? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में। क्या बोलता है आर्टिकल? ये आर्टिकल बोलता है कि 6 से 14 साल, 6 to 14 ईयर के जो स्टूडेंट हैं, 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं, उन बच्चों को जो है फ्री एंड मैंडेटरी एजुकेशन जो है, फ्री एंड कंपलसरी बोलते हैं, एलिमेंट्री एजुकेशन यहाँ पर आपको दी जाए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दी जाए। तो उसको लेके ये अमेंडमेंट किया गया। फिर बाद में 2009 में कानून आया, उसका नाम था RTE, राइट टू एजुकेशन कानून। इसके अंदर कई सारे इंपॉर्टेंट प्रावधान आपको दिए गए, जिसके माध्यम से इसको, ये जो अमेंडमेंट था, इसको और बल आपको मिला और इसको एम्फेसिस आपको किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन आपको है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट is are incorrect. The first RBI governor of the independent India was CD देशमुख, ठीक है। उसके बाद शक्तिकांत दास is the 26th governor of the RBI. 1937 the headquarters of the RBI shifted to the Kolkata to Mumbai. The RBI was nationalized on the 1st of January 1949. कौन सा कथन इसके अंदर से आपको गलत यहाँ पर आपको है, ठीक है। अब इसमें अगर देखा जाए तो थोड़ा सा ये कैसा क्वेश्चन है जहाँ पर आपको मतलब 25-26 का आपको है। तो ये शशिकांत दास जो है, ये RBI के 25वें गवर्नर, 25th आपको गवर्नर है आपको है। RBI जैसा बताया गया कि स्वतंत्र भारत के पहले जो गवर्नर थे CD देशमुख आपको थे, वैसे पहले अगर देखा जाए तो ऑसबॉर्न स्मिथ, क्या नाम था? ऑसबॉर्न स्मिथ। तो ऑसबॉर्न स्मिथ जो है वो वैसे देखा जाए तो पहले गवर्नर आपको, फर्स्ट गवर्नर 1934 में, 34 में सॉरी। फिर 37 के अंदर इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता से मुंबई बिल्कुल ले जाए यहाँ पर आपको गया। उसके बाद कुछ समय तक अगर देखा जाए तो जो RBI है, तो RBI आज़ादी के बाद जो पाकिस्तान का जो नेशनल बैंक है, तो पाकिस्तान का भी नेशनल बैंक यहाँ पर आपको रहा 1937 तक।
1937 तक ये बर्मा का नेशनल बैंक यहाँ पर आपको रहा। सबसे इंटरेस्टिंग बात अगर मैं आपको बताऊं तो ये आरबीआई के बारे में लिख रहा हूँ मैं। आरबीआई ने आपके जो मिडिल ईस्ट वाला जो रीजन था, एडन जिसको हम बोलते हैं, तो एडन वाला जो रीजन था वहां पर एक नया रूपी आपको चलाया। उस रूपी का नाम था आपका ये, उसको सऊदी रूपी कहा जाता था या उसको हज रूपी भी कहा जाता था। तो हज वगैरह के जो लोग आ जाते थे उनके लिए अलग से एक रूपी होता था जो नॉर्थ ईस्ट, जो आपका जो मिडिल ईस्ट है, उस मिडिल ईस्ट की कंट्री में आपको चलता था। उसके लिए भी सिक्के उन्होंने बहुत बाद में 1970s तक वो नोट आपको चलते रहे, फिर बाद में सरकार ने उनको बंद कर दिया। तो एक तरीके से हज नोट कहा जाता, हज पे लोग जाते थे वो उसको यूज कर पाते थे। खैर बहुत सारी चीजें हैं आरबीआई के बारे में बताने को। अगला क्वेश्चन आपको है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। प्राइम मिनिस्टर एग्रीकल्चर इरिगेशन स्कीम 2015, पढ़ लो ऑप्शन। चलिए, सो द राइट आंसर इज सी, है ना, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो तमाम स्कीम में अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री जो क्रॉप इंश्योरेंस आपको योजना है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, ये योजना आई थी 2015 में, 2015 में। कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से इरिगेशन फैसिलिटी, माइक्रो इरिगेशन पे फोकस किया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2019 में, जहां पर किसानों को 6,000 रुपया एनुअली मिलेगा 2-2 हज़ार की 3 किस्तों में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसका मेन उद्देश्य था किसान का क्रॉप इंश्योरेंस आपको करना। और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से इंप्लीमेंट की जा रही है, भारत के अंदर मछली उत्पादन वगैरह जो है, उस मछली उत्पादन वगैरह को प्रमोट यहां पर आपको करना। चलिए, अगला क्वेश्चन आपको है सार्क के संबंध में कथन चूज करना है आपको, है ना। क्वेश्चन आपको दिया, सार्क का पूर्ण रूप जो है, पूरा नाम दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। सार्क साउथ इंडियन, अंग्रेजी में अगर बोले तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर द रीजनल कोऑपरेशन। सार्क का मुख्यालय कोलंबो में है। अवधारणा उर रहमान द्वारा दी गई है। संस्थापक देश भारत, पाकिस्तान, चीन, म्यांमार, नेपाल है ना। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इसमें से आपको सही यहां पर आपको है। ठीक है, ठीक है, तो राइट आंसर इज 1 और 3, 1 और 3, है ना। 1 और 3 दोनों आपको सही उत्तर है। क्यों? क्योंकि इसमें अगर आप देखा जाए तो 1 और 3 इज राइट आंसर। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि साउथ ईस्ट एशियन, अब ये सही है, इसका फुल फॉर्म आपको सही दिया गया है, उसमें कोई गड़बड़ आपको नहीं है। उसके बाद अगर देखा जाए तो इसका जो मुख्यालय है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर आपको है, वो काठमांडू नेपाल में है, आपके वहां नहीं है, आपके कोलंबो में आपको नहीं है। तो ऑब्वियसली बात, वो ऑप्शन यहाँ पर आपको गलत यहाँ पर आपको हो जाता है। नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में मध्य प्रदेश का स्थान क्या था? पोजीशन ऑफ मध्य प्रदेश एंड जो आपका जो खाद्य सूचकांक है, तो खाद्य सूचकांक में मध्य प्रदेश का जो पोजीशन है, मध्य प्रदेश का पोजीशन यहाँ पर आपको क्या था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर अगर आपको देखा जाए तो देखें तो मध्य प्रदेश 17th स्कोर पे, 17वें नंबर पे आपको रहा। पहले केरल है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है। ओके, तो मध्य प्रदेश का जो इसमें स्थान है, तो मध्य प्रदेश में इसका स्थान 17th नंबर पे आपको रहा। काफी पीछे हमारी पोजीशन इसके अंदर आपको रहती है। ठीक है, तो काफी पीछे हमारा स्तर आपको रहा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंदर शिवपुरी जिला जो है, शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है, वो उत्पाद आपको क्या है? बदरावस, बलुआ पत्थर, आलू के उत्पाद या फिर आपका सरसों। ठीक है, सो द राइट आंसर इज बदरावस, है ना। इट्स कॉल्ड द बदरवास। बदरवास क्या होता है? बदरवास आपकी जैकेट होती है, एक प्रकार का जैकेट होता है। तो जैकेट जो होती है, लेदर की जैकेट, कपड़े की जैकेट होती है, तो वो जो क्लॉथ जैकेट, कपड़े का जैकेट जो है, कपड़े का जैकेट यहाँ का ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। भिंड का है सरसों, मुरैना का है गजक, ग्वालियर का है आलू के उत्पाद। अलग अलग प्रोडक्ट यहाँ पर आपको दिए गए हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन आपको है ना। तो इनमें से गलत कथन क्या है? तो विश्व में 36 हॉटस्पॉट, मतलब वही बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट आपको है। हॉटस्पॉट शब्द का प्रथम उपयोग नॉर्मस मेयर्स ने किया। भारत में कुल 5 हॉटस्पॉट हैं। फरवरी 2016 में 36वां हॉटस्पॉट क्षेत्र जो है उत्तरी अमेरिका को, यहाँ पर उत्तरी अमेरिका के जो मैदान है, उन मैदानों को यहाँ पर आपको बनाया गया। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है? गलत कथन है, सॉरी, गलत कौन सा है? ठीक है, तो द राइट आंसर इज सी। भारत में कुल कितने 4 हॉट स्पॉट है? 4 है, 5 नहीं है। ठीक है, ये तो सही है। सबसे पहले वर्ड जो है वो आपके नॉर्मस मेयर्स ने यहाँ पर आपको दिया। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर देखा जो भारत में 4 कौन से हैं? पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, ईस्टर्न हिमालय, फिर इंडो बर्मा क्षेत्र और सुंडालैंड। तो 4 भारत के अंदर मोर इंपॉर्टेंट प्लेसेस आपको है, जो हॉटस्पॉट, बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट आपको है। पूरी दुनिया में से 36 आपको है। रिसेंटली अभी जैसा बताया कि उत्तरी अमेरिका के जो रीजन्स हैं, उन रीजन्स को अंदर आपको शामिल। तो हॉटस्पॉट मतलब एक तरह से बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता जो है, वो जैव विविधता यहाँ पर आपको काफी ज्यादा या काफी बड़े लेवल पे आपको होती है। तो ज्यादा बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता के कारण इन रीजन्स को यहाँ पर आपको स्पेशली आपको देखा जाता है। चलिए, तो ये आपको याद रखिएगा।
चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मुक्त मिशन के तहत किस वर्ष में सिकल सेल एनीमिया जो उन्मूलन कार्यक्रम है, वो उन्मूलन कार्यक्रम आपको कब लागू किया, कब इसको इंप्लीमेंट आपको किया गया। ठीक है, चलिए, सो द राइट आंसर इज बी, 2047 तक हमको सिकल सेल एनीमिया जो है उसका उन्मूलन करना है, इसको एरेडिकेट आपको करना है। एक बहुत गंभीर बीमारी है, हमारे यहाँ पे जो ट्राइब्स होती है, जनजाति हैं, तो उन जनजातियों में बड़े लेवल पे बीमारी आपको होती है, और इसमें अगर आपको देखा जाए तो 2047 तक सिकल सेल एनीमिया हमको खत्म करना है। ये आपको यूनिट नंबर 7 में अलग से टॉपिक दिया है। अब इसमें होता क्या है कि इसके अंदर जो सेल्स हैं, सेल्स ब्रेक हो जाते हैं, और सेल्स ब्रेक होने के बाद, उनको टूटने के बाद हमारी जो नर्व्स हैं उनमें कई बार वो ब्लॉकेज प्रोवाइड कर देते हैं, जिसके कारण ये सिकल सेल एनीमिया की बीमारी आपको होती है। तो सेल जो है वो सेल एक तरीके से डैमेज हो जाते हैं। तो 2047 तक हमको इस बीमारी को खत्म करना है, इसको एंड आपको करना है। अगला क्वेश्चन, ब्रिटेन लैंड रिपोर्ट, अवर कॉमन अर्थ, अवर शेयर्ड नेचर, है ना, पढ़ लीजिए ऑप्शन फटाफट। चलिए, सो सी इज द राइट आंसर। जो बर्डलैंड रिपोर्ट थी 1987 में, इसके अंदर बोला गया कि अवर शेयर्ड फ्यूचर, कि हमारा भविष्य जो है साझा भविष्य, तो हमारा साझा भविष्य जो टाइटल है, वो टाइटल इसके अंदर आपको लिया गया। चलिए, अगला क्वेश्चन आपको है, प्रोजेक्ट आपको मैच करना है, हंगुल प्रोजेक्ट, वेल्चर प्रोजेक्ट, एलिफेंट प्रोजेक्ट, टर्टल प्रोजेक्ट। तो जो एनिमल कंजर्वेशन के जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये कौन सा प्रोजेक्ट कब यहाँ पर आपको आया, तो ये थोड़ा सा आपको मैच करना है। इसका जो सही उत्तर हम लोग देखें तो ए इज द राइट आंसर, है ना। इंडिया के अंदर जो प्रोजेक्ट टाइगर है 1973 में आया। अभी के टाइम पर 55 टाइगर रिजर्व जो है भारत में ऑलरेडी आपको हो चुके हैं। हंगुल प्रोजेक्ट 1970, वल्चर या बोल सकते हैं जो गिद्ध है, उसके लिए प्रोजेक्ट आया 2006 में। एलिफेंट कंजर्वेशन प्रोजेक्ट 1992 में। तो ये बेसिकली एमपी के नीचे जो तमाम स्टेट्स हैं, उन स्टेट में स्पेशली डेवलप किया जा रहा है। मस्क डियर प्रोजेक्ट 1970, रेड पांडा 1996, टर्टल कंजर्वेशन 1975, तमाम अलग अलग प्रोजेक्ट जो हैं वो प्रोजेक्ट आपको लॉन्च किए गए हैं। तो ये तमाम इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो भारत सरकार के द्वारा अलग अलग समय पर लॉन्च किए गए, जिसकी शुरुआत एक तरह से अगर देखा जाए तो जो टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA जो है, वो प्रोजेक्ट टाइगर आपको लाया गया। तो प्रोजेक्ट टाइगर से इसकी बेसिक शुरुआत आपको मानी जाती है। खैर, हंगुल वाला पहले है, लेकिन हंगुल इज नॉट, मतलब इट्स इंपॉर्टेंट, बट ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट इन्होंने शुरू किया था। चलिए, अगला क्वेश्चन, देश का प्रथम ऊर्जा रिएक्टर तारापुर किस राष्ट्र के सहयोग से बना है। तो तारापुर का जो पावर प्रोजेक्ट है वो किस देश की मदद से हमने बनाया है। ठीक है, चलिए, सो कनाडा, रूस, ब्रिटेन या अमेरिका। तो तारापुर का जो परमाणु रिएक्टर है, बोल सकते हैं ना, जो न्यूक्लियर रिएक्टर है, तो यहाँ का जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो अमेरिका की मदद से, यूएस की मदद से हमने आपको बनाया है। कहाँ पर लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपके महाराष्ट्र में। 1969 में इस प्रोजेक्ट को स्टैब्लिश किया गया, बेसिकली वही न्यूक्लियर एनर्जी के लिए। रावत भाटा राजस्थान में कनाडा की मदद से, कलपक्कम है तमिलनाडु में फ्रांसबीडर रिएक्टर। ठीक है, फिर केगा है कर्नाटका में, कोडनकुलम आपको है। तमाम प्रोजेक्ट अभी के समय में है। मध्य प्रदेश में शिवपुरी के अंदर अभी इंफॉर्मेशन आई है कि नया प्रोजेक्ट आपको बनने वाला है। चलिए, मध्य प्रदेश की झाबुआ में विकास परियोजना का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र द्वारा किस तिथि को किया गया। ये ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में एक आध आपको आ जाता है, जहां पर आपको एग्जैक्ट डेट जो है, एग्जैक्ट डेट यहां पर आपको देना पड़ती है। तो सी इज द राइट आंसर, है ना। तो झाबुआ के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, उन्होंने मतलब 11 फरवरी 2024 को एक प्रोजेक्ट आपको किया। आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम, बोल सकते हैं कि आपका जो नीति आयोग है उसके 2 प्रोग्राम्स चलते हैं। वन इज कॉल्ड द डिस्ट्रिक्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एंड एस्पिरेशनल ब्लॉक, है ना। तो इसमें की पहली डेल्टा रैंकिंग में किस ब्लॉक को प्रथम स्थान आपको प्राप्त हुआ, तो फर्स्ट नंबर पे आपको कौन सा है। अब चलिए ना, फटाफट बताइए। चलिए, सो ए इज द राइट आंसर। तिरानी कुर्मम भीम ब्लॉक तेलंगाना में, ये नंबर 1 पे आपको है। ये क्या प्रोग्राम है, इसमें 500 ऐसे ब्लॉक्स भारत नीति आयोग ने सिलेक्ट किए हैं। एस्पिरेशनल ब्लॉक्स बोलते हैं इनको, तो जो बहुत ज़्यादा एस्पिरेशन है, ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हैं, तो ऐसे कुछ प्रोग्राम्स उन्होंने सेलेक्ट किए हैं। तो तिरानी कुमरम करके जो है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। सितंबर 2023 में किसने स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुरुआत किया, स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म। चलिए, सो द राइट आंसर इज द डी, धर्मेंद्र प्रधान जो है केंद्रीय शिक्षा और कौशल मंत्री हैं, आपके बोल सकते हैं स्किल मिनिस्टर हैं। उन्होंने 2023 में इसकी शुरुआत यहाँ पर आपको की। इसका बेसिक काम है वही स्किल इंडिया जो है उसको प्रमोट करना और उसका डिजिटल प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन तरीके से प्रमोट करना। अगला क्वेश्चन,
मध्य प्रदेश के किस शहर में 1500 से अधिक लोगों ने एक साथ तबला बजाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? अभी रिसेंटली ये अवार्ड आपको हुआ है। राइट आंसर है ए, ग्वालियर। ग्वालियर को आपको पता है कि ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूजिक, सिटी ऑफ म्यूजिक इसको डिक्लेयर किया है। एंड ड्यू टू डिक्लेयर द सिटी ऑफ म्यूजिक, यहाँ पर ग्वालियर को डिक्लेयर करने के कारण एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। 1500 लोगों को ग्वालियर फोर्ट पर बिठाया गया और उन्होंने वहां पर तबला बजा के एक वर्ल्ड रिकॉर्ड या एक विश्व रिकॉर्ड जो है, विश्व रिकॉर्ड यहाँ पर आपको कायम आपको किया है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको है, छठा खेलो इंडिया यूथ गेम किस राज्य में आयोजित किया? 6 आपका खेलो इंडिया गेम, तो छठा गेम है तमिलनाडु में आपको हुआ 2024 में, 19 से लेके 31 जनवरी 2024। इसके पहले 2023 में ये हमारे मध्य प्रदेश में, एमपी में आपको हुआ था। इसका शुभंकर जो है वीरा मंगई है ना, तो रानी वेलु नचियार या वीरा मंगई जो है इसका शुभंकर आपको था। और स्पॉन्सर सॉन्ग था स्पोर्ट फॉर ऑल, है ना, सबके लिए खेल, है ना। ये है ना, आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है कि मध्य प्रदेश में जब ये गेम हुआ था तो मध्य प्रदेश का उस समय का उसका एंथम क्या था, है ना, स्पॉन्सर या बोल सकते हैं एंथम आपको क्या था, तो वो एंथम का नाम आपको बताना है। तो तमिलनाडु में छठा गेम आपको हुआ है। बेसिकली जो स्कूल स्टूडेंट्स होते हैं उन स्कूल स्टूडेंट्स के लिए ये प्रोग्राम आपको होता था कि स्कूल के लेवल से हम लोग जो टैलेंट है, या हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग जो यूथ टैलेंट है उसको बाहर ला सके, स्पोर्ट के टैलेंट को बाहर ला सके, ताकि ओलंपिक और बाकी खेल में हमारा प्रदर्शन जो है, हमारा प्रदर्शन आपको ठीक हो सके। चलिए अगला क्वेश्चन। दिलीप श्याम धनियाई बाई कलाकारों का संबंध किस संबंधित क्षेत्र से आपको है, किससे रिलेटेड आपको है? चलिए ओके, सो राइट आंसर इज बी, दिलीप श्याम धनियाई बाई। ये तमाम कलाकार जो है दे आर बिलोंग टू द गोंड पेंटिंग, गोंड चित्रकला के काफ़ी इंपॉर्टेंट पेंटर्स यहाँ पर आपको है। उसके अलावा आप देखोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट पेंटर है, उनका नाम है गणराज सिंह श्याम। फिर एक भज्जू श्याम करके हैं, ये भी इससे संबंधित है, क्या नाम है, भज्जू श्याम। फिर दुर्गाबाई है, दुर्गाबाई जो है वो भी गोंड पेंटिंग से संबंधित है। उसके अलावा अगर पिथौरा में देखें तो सबसे फेमस है भूरीबाई, पेमा फालिया। चलिए ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। संत सिंगाजी वॉज बोर्न इन द खंडवा डिस्ट्रिक्ट। सिंगाजी वॉज अ कंटेम्पररी ऑफ द कबीर। हिज मेजर वर्क आर चांदमल एंड भैमास। तो चांदमल और भैमास उनका प्रमुख काम यहाँ पर आपको है। चलिए कौन सा स्टेटमेंट इसमें से आपको सही है, राइट आपको है, ठीक है। चलिए राइट आंसर इज ओनली 2, है ना। इनका जन्म कहां पर आपको हुआ? इनका जन्म हुआ मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में। खरगोन जिले में एक जगह है, बड़वानी जिले में, सॉरी, तो वहां पर एक खजूरी करके गांव है, तो ही वॉज बोर्न इन द खजूरी विलेज, वहां पर इनका जन्म हुआ। और इनका अंतिम संस्कार कहां पर हुआ? संत सिंगाजी का खंडवा के अंदर एक जगह है मूंदी, तो मूंदी में इनकी समाधि बनी हुई है। तो समाधि कहां पर है? मूंदी में आपको है। तो ऑब्वियसली बात है कि मूंदी में अगर समाधि है तो इनका जो जन्म है ना, मतलब इनका जन्म वहां पर हुआ और इनकी समाधि जो है, इनकी समाधि यहाँ पर आपको बनी है। उसका कबीर के कंटेम्परी थे, बिल्कुल सही बात है, कंटेम्परी ऑफ द कबीर। इनको मालवा का जो कबीर है, मालवा का कबीर कहा जाता है। कबीर क्या थे भाई? कबीर जो है निर्गुण भक्त के संत थे। तो इन्होंने यहाँ पर जो निर्गुण भक्ति है, तो निर्गुण भक्ति को मध्य प्रदेश में प्रमोट किया। सिंगाजी के जो बेटे थे उनका नाम था कालू जी, वो भी एक जाने माने संत जो हैं, जाने माने संत यहाँ पर आपको माने जाते हैं। अब इनके इंपॉर्टेंट टेक्स्ट कौन से हैं, इनके इंपॉर्टेंट जो लेखन आपको कौन से हैं? सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो इन्होंने खुद ने तो कुछ नहीं लिखा है ना, बट उसके अलावा देखा जाए तो इनके खुद के जो टेक्स्ट हैं, यदि ये आपको, मतलब इनके बाद में कालू जी ने यहाँ पर आपको लिखे, एक है 12 मासी, एक है 15 तिथि, ठीक है। चलिए ओके, अगला क्वेश्चन, चलिए वही क्वेश्चन है ना, ठीक है ओके। अटारी नृत्य जो है, इनमें से किस जनजाति जो है वो अटारी नृत्य यहाँ पर आपको करती है ना? कोरकू, बेगा, सहारिया या फिर आपका भारिया, ठीक है। सो द राइट आंसर इज द कोरकू। तो कोरकू जनजाति जो नृत्य है उसको कहा जाता है अटारी नृत्य कहा जाता है, ठीक है। जनरली जो ज्येष्ठ आषाढ़ का जो महीना होता है तो उस टाइम पर ये वहां पर इस नृत्य को आपको करते हैं, ढोल और टिमकी वगैरह तमाम चीजें आपको बजाई जाती है। तो ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। इंदिरा गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी, फोक ट्राइबल म्यूजियम, इसको मैच करना है, देख लिए फटाफट।
चलिए, सो सी इज़ द राइट आंसर है ना। इसमें अगर देखा जाए तो इसको अगर हम लोग मैच करें तो ट्राइबल कम्युनिटी सेंटर झाबुआ में है, इंदिरा गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक में 2008 में बनी केंद्र सरकार की यूनिवर्सिटी है। फिर ट्राइबल फोक आर्ट जो काउंसिल है ये कहाँ पर आपको है, तो फोक आर्ट काउंसिल इज लोकेटेड इन द भोपाल। फर्स्ट ट्राइबल स्पोर्ट जो कॉलेज है पेटलावत के अंदर आपको बना है। तो तमाम इंस्टीट्यूशन यहाँ पर आपको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, विमुक्त जाति दिवस जो है वो मध्य प्रदेश में किस दिन को मनाया जाता है? तो विमुक्त जाति दिवस किस दिन आपको मनाया जाता है? ठीक है, सो द राइट आंसर इज डी। डी इज द राइट आंसर। 31 अगस्त जो है, 31 अगस्त को इस दिवस को यहाँ पर आपको मनाया जाता है। ठीक है, अब हाँ 31 अगस्त को इस दिवस को यहाँ पर आपको मनाया जाता है। ओके, अब उसका रीजन यहाँ पर आपको क्या है, ये होता क्या है विमुक्त जाति? अब देखो ब्रिटिशर्स का जब टाइम आया तो 1871 में अंग्रेज एक कानून लेके आए, उसका नाम था नोटिफाइड ट्राइब। क्या बोलते हैं? नोटिफाइड ट्राइब। तो उन्होंने कुछ ट्राइब को अलग से नोटिफाइड किया, जनजातियों जो हैं उनको नोटिफाइड किया, और क्या बोला कि जनजाति को नोटिफाइड करके बोला कि ये जो जनजातियां हैं दीज आर द क्रिमिनल ट्राइब। कुछ जनजातियों को, कुछ जातियों, जाति जनजाति दोनों थी उसमें, ट्राइब्स भी थी और ट्राइब्स के अलावा जातियां भी आपको थी। तो जाति और जनजाति हैं, दीज आर द क्रिमिनल ट्राइब, या बोल सकते हैं एक तरीके से कि वो क्रिमिनल है एक तरीके से, या बोल सकते हैं कि आपराधिक प्रवृत्ति। तो पूरी जाति को ही आपराधिक प्रवृत्ति का डिक्लेयर कर दिया, ये कानून लेके आए। उसके बाद 1951 में फिर भारत जब आज़ाद हुआ उसके बाद 1951 में कानून आया जिसके अंदर अलग से डी नोटिफाइड ट्राइब आपको, कि उन जातियों को डी नोटिफाई किया गया, उस लिस्ट से आपको हटाया गया। और उसके बाद में विमुक्त जाति के साथ में घुमक्कड़ और अर्ध घुमक्कड़, तो विमुक्त, घुमक्कड़, अर्ध घुमक्कड़, डी नोटिफाइड, नोमेडिक एंड सेमी नोमेडिक ट्राइब करके ऐसे 51 जो ट्राइब हैं वो हमारे मध्य प्रदेश के अंदर अभी आपके टाइम पर आपको लोकेटेड आपको है। तो जो कानून द क्रिमिनल ट्राइब एक्ट उसको हमने आपको हटाया गया। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से SMTP का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द SMTP? ठीक है, चलिए, सो द राइट आंसर इज ए सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जनरली मेल ट्रांसफर वगैरह होते हैं ना, जो मेल तो कई सारे अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं। जैसे आप क्लास में आते हो तो बोलते हैं गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, गुड, है ना, जो भी आप बोलते हो वो प्रोटोकॉल होता है कि आके टीचर को पहले गुड मॉर्निंग बोलना। स्कूल में जाते थे खड़े होते थे, उसी प्रकार से जो मेल ट्रांसफर वगैरह होते हैं उसके लिए प्रोटोकॉल्स होते हैं। आपने जैसे HTTP प्रोटोकॉल सुना होगा, हाइपरटेक्स्ट प्रोटोकॉल, HTTP प्रोटोकॉल, HTTPS प्रोटोकॉल, एक होता है FTP प्रोटोकॉल, इंटरनेट के ऊपर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एक हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTPS सिक्योर, ऐसे अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो HTML जो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो ईमेल ट्रांसफर करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसके अंदर रिसीवर और सेंडर उनके लिए प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस आपको होते हैं, प्रॉपर उसकी कोडिंग आपको होती है, प्रोटोकॉल होते हैं ताकि प्रॉपर फॉलो कर पाए। चलिए अगला स्टेटमेंट यहाँ पर आपको है कि निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? तो जिन पदार्थों में चालक और अर्धचालक दोनों के गुण मौजूद होते हैं उन्हें अर्धचालक कहा जाता है, कि दोनों मतलब कंडक्टर भी और नॉन कंडक्टर भी है। तो डायोड करंट को दोनों दिशाओं में जाने की अनुमति देता है। कम ताप पर पदार्थ की प्रतिरोधकता के एकाएक शून्य हो जाने की घटना को अतिचालकता कहते हैं। ट्रांजिस्टर एक अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक आपको डिवाइस है ना। हिंदी में तो मुझे भी समझ नहीं आया। चलिए, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इनमें से कौन सा कथन जो है, इनमें से कौन सा कथन इनकरेक्ट है, गलत यहाँ पर आपको है। ठीक है, अब देखा जाए तो बोलते हैं कि प्रॉपर्टी कंडक्टर और सेमी कंडक्टर, कंडक्टर और नॉन कंडक्टर दोनों की, कंडक्टर एंड, ये एक्चुअली नॉन कंडक्टर होगा, नॉन कंडक्टर, कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर अगर दोनों होगा तो सेमी कंडक्टर कहलाएगा। ठीक है, बोल सकते हैं कि वो मतलब दो चीजें होती है, या तो कंडक्ट करेगा या नहीं करेगा, लकड़ी होगा या लोहा होगा। तो एक कंडक्टर एक सेमी नॉन कंडक्टर हो गया। लेकिन हमको करंट को एक मिनिमम वे में, या करंट को हम लिमिटेड तरीके से, कंट्रोल तरीके से अगर फ्लो करना है उसके लिए बेसिकली हमको सेमी कंडक्टर बनाना पड़ते हैं। सेमी कंडक्टर क्या करते हैं, उसको सेमी तरीके से बोल सकते हैं कि जब हम जितना चाहें उतना करंट पास कर सकते हैं। उसके बाद अगर देखा जो डायोड जो है, तो डायोड का बेसिक काम आपको होता है कि करंट को एक डायरेक्शन में आपको फ्लो करना, एक तरह का स्विच होता है। डायोड इज ऑल्सो कॉल्ड द स्विच। करंट फ्लो आपको कर रहा है तो एक ही डायरेक्शन में, जब इधर से करंट आएगा तो फ्लो नहीं होगा। नॉर्मली आप देखोगे आपके मोबाइल्स में भी कई सारे डायोड्स होते हैं। इसके लिए जब आप मोबाइल चार्ज करते हो तो मोबाइल तो चार्ज हो जाता है ना, लेकिन मोबाइल फिर भी चार्जर आपका लगा हुआ, तो ऐसा कभी होता है कि करंट जो है उल्टा बह जाए, आपके मोबाइल से निकल के चार्जर में आपको चला जाए? ऐसा नहीं होता। पहले होता था जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, जब अच्छे डायोड्स नहीं थे, उस समय जरूर होता था। तो उसका एक सबसे सिंपल सॉल्यूशन है आपका डायोड, कि एक ही डायरेक्शन में जो करंट है वो करंट यहाँ पर आपको फ्लो करेगा। फिर एक तरह से रजिस्टिविटी जो मटीरियल सडनली बिकम द जीरो, तो अचानक से टेम्परेचर जीरो हो तो उसको ऑब्वियसली बात, इसको सुपर कंडक्टिविटी यहाँ पर आपको कहा जाता है। और उसके अलावा जो ट्रांजिस्टर है, तो ट्रांजिस्टर इज ऑल्सो द सेमी कंडक्टर, है ना,
सेमीकंडक्टर आपको होता है। अब इसमें बेसिकली अगर देखा जाए सेमीकंडक्टर में, ट्रांजिस्टर में, तो पीएनपी एनपी ये दो तरह के ट्रांजिस्टर्स आपको होते हैं, है ना। तीन एक तरीके से इसके बेसेस आपको होते हैं। वन इज कॉल्ड द बेस, बेस बीच वाला होता है शायद, है ना, बेस बीच वाला होता है। तो बेस बीच वाला होता है, एक तरफ होता है कलेक्टर और एक होता है आपका क्या रिसीवर होता है, ट्रांजिस्टर क्या बोलते हैं उसको, कलेक्टर इमिटर, इमिटर। तो कलेक्टर और इमिटर, एक तरफ कलेक्टर एक तरफ इमिटर, बीच में बेस आपको होता है। ट्रांजिस्टर तो सेमीकंडक्टर, तो एनपी पीएन और एनपी को इसको मर्ज करके आपको बनाया जाता है। वैसे इलेक्ट्रॉनिक मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत मुझे ज्ञान है, नॉलेज यहाँ पर आपको है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जा भाई। चलिए, इनमें से किस प्रोटोकॉल की मदद से एक कंप्यूटर को दूर बैठकर किसी अन्य कंप्यूटर से संचालित आपको किया जाता है, मतलब वही वाईफाई वगैरह डिस्टेंस से उसको मैनेज किया जा सकता है। चलिए, तो द राइट आंसर इज टेलनेट। टेलनेट या टेलीनेट आपको बोल सकते हैं। तो टेलनेट जो है, तो टेलनेट के माध्यम से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट आपको किया जा सकता है, उसको मैनेज किया जा सकता है। तो ए इज द राइट आंसर। रिमोट लॉगिन वगैरह होती है, जैसे एग्जाम्पल टीम व्यूअर हो गया, एनीडेस्क वगैरह हो गया, कई सारे ऐसे एप्लीकेशंस आपको होते हैं, और इन एप्लीकेशंस के माध्यम से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। मतलब ऐसे जैसे कि मुझे आपके कंप्यूटर में कुछ खराब हो गया, तो यहाँ पर बैठ के उसको मैं चेक कर सकता हूँ, आपके कंप्यूटर स्क्रीन को एक्सेस कर सकता हूँ। तो टीम व्यूअर, एनीडेस्क, ये उसके बेहतरीन एग्जाम्पल आपको है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपको हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी, माइक्रोसॉफ्ट एड्स या फिर आपका विबोपीडिया। कौन सा वेब ब्राउजर आपको नहीं है? तो डी इज द राइट आंसर। वैसे माइक्रोसॉफ्ट एज है वो, एज, हाँ ठीक है, ठीक है। तो डी इज द राइट आंसर। वेबोपीडिया जो है विकीपीडिया की तरह की एप्लीकेशन आपको है ना। तो ये बेसिकली सर्च इंजन, जैसे विकीपीडिया होता है वैसे वेबोपीडिया आपको होता है। तो सर्च इंजन है, उसके अलावा बाकी जो तमाम दिए गए हैं आपको, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी, माइक्रोसॉफ्ट एज, ये सब आपके क्या है, या गूगल क्रोम वगैरह हो गया, ये सब एक तरीके माइक्रो प्रोसेसर यहाँ पर आपको, या आपके वेब ब्राउजर्स हैं, ये आपके वेब ब्राउजर्स यहाँ पर आपको होते हैं। अगला क्वेश्चन आपको है कि अच्छा, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है ना, हाँ ओके। तो स्पूफिंग क्या है? व्हाट इज द स्पूफिंग, है ना, व्हाट इज द स्पूफिंग, है ना। ऑप्शन आपको दिए हैं, इंटरनेट obtaining information from internet user during the chat and blackmailing them टेक्निक। पढ़ लीजिए ऑप्शन फटाफट। स्पूफिंग क्या है? ठीक है, स्पूफिंग क्या होता है? स्पूफिंग बेसिकली कोई भी जो है आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, कोई भी जानकारी है, विदाउट योर इन्फॉर्मेशन, विदाउट योर नॉलेज, आपकी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करना, उसको एक तरीके से स्पूफिंग कहा जाता है ना। क्या बोला था? स्पूफिंग बोला जाता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, फिर भी आपको डेटा को एक्सेस किया जाता है। जैसे ऑप्शन है बी, एक्सेसिंग अनऑथराइज डेटा विदाउट द नॉलेज ऑफ द आपका ऑथराइज यूजर। जैसे आप बैंक में नेट बैंकिंग के गए, आपने नेट बैंकिंग का डेटा वहां पर आपको डाल दिया, अब वो डेटा कोई और एक्सेस कर रहा है, कोई और उस डेटा को आपको देख रहा है, या आपके डेटा को कोई और एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये शुरू के 50 क्वेश्चन आपको हुए, बाकी 50 क्वेश्चन जो है वो गौरव सर आपको सॉल्व कराएंगे। थैंक यू वेरी मच। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है और क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि स्पूफिंग क्या होता है। जो स्पूफिंग है ये क्या है, और स्पूफिंग आप सबको पता है कि एमपीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, इससे सवाल आपका बनता ही बनता है। तो प्लीज़ आप इसको रीड करें कि व्हाट इज स्पूफिंग। बच्चे, स्पूफिंग की जब भी हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो 3-4 ऑप्शन आपके सामने हैं, और ये कह रहे हैं कि इंटरनेट यूजर से चैट के दौरान जानकारी प्राप्त कर उन्हें ब्लैकमेल करना, अनाधिकृत डेटा को अधिकृत डेटा की जानकारी के बिना एक्सेस करना। ठीक है, इस तरीके के सवाल आपके सामने यहाँ पर दिए गए हैं और आपको इनमें से आंसर लगाना है। बेटा, स्पूफिंग का मतलब होता है कि अनाधिकृत जो डेटा होता है उस डेटा को अधिकृत यूजर की जानकारी के बिना एक्सेस करने की तकनीक को, यह एक तरीके से स्पैम जैसा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, यही ऑप्शन है कि अनाधिकृत डेटा को यूजर की जानकारी के बिना एक्सेस करने की तकनीक स्पूफिंग कहलाती है। जिस तरह हैकिंग करने वाले व्यक्ति को हैकर कहा जाता है, उसी तरह जो व्यक्ति स्पूफिंग में संलग्न होता है उसे स्पूफर कहा जाता है। उदाहरण कॉलर आईडी स्पूफिंग, ईमेल स्पूफिंग, कंटेंट स्पूफिंग आदि। ठीक है, तो बी आंसर सी हो जाएगा। आत्मसम्मान आंदोलन के प्रणेता कौन थे? आत्मसम्मान आंदोलन के प्रणेता ईवी रामास्वामी नायकर थे, और यह साउथ में स्टार्ट हुआ था 1920 में। जो व्यवस्थाएं थी, इन व्यवस्थाओं के अगेंस्ट ब्राह्मणों का विरोध करना, ठीक है, वेदों का विरोध करना, कुप्रथाओं का विरोध करना। ठीक, अंबेडकर साहब को हम लोग जानते ही जानते हैं, गांधी जी को हम लोग जानते ही जानते हैं, तो हमें याद रखना है कि आत्मसम्मान आंदोलन के प्रणेता कौन थे? ईवी रामास्वामी। ये दलित उत्थान के लिए लेकर आए थे, आप इस बात को ध्यान रखना। करेक्ट आंसर है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ डायरार्की इन द प्रोविंस। हालांकि ये क्वेश्चन हिस्ट्री से रिलेटेड है, आप ये मत समझिएगा कि सर पॉलिटी में एक्ट हटा दिए, लेकिन हिस्ट्री में है, तो हिस्ट्री में यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है कि कौन सा एक्ट है जिसने डायरार्की को रूल स्टार्ट किया प्रोविंस में। तो करेक्ट आंसर आप सबको पता है कि प्रोविंशियल
हायरार्की 1919 में स्टार्ट हुई थी। 1919 का जो एक्ट था यहाँ पर इसको स्टार्ट किया था और 1935 में इसको एंड कर दिया था। ठीक है, 1858 में कैग का पद आपको देखने को मिलेगा और 1909 की हम लोग बात करते हैं तो ये कम्युनल इलेक्टोरल की यहाँ पे बात करेंगे कि जो सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत की गई थी। ये कुछ बेसिक सी बातें ध्यान रखना। ठीक है भाई, गदर दल का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, देखो जब भी आप लोग गदर दल की बात करते हैं तो जो लाला हरदयाल है, इन लाला हरदयाल को हम सब याद रखते हैं। इन्होंने इसकी स्थापना की, मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को है। भारत के बाहर कुछ ही दल बने, तो आप एक बार देख लीजिए कि भारत के बाहर जो भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे हम लोग देखते हैं कि अफगानिस्तान है, इस अफगानिस्तान में एक सरकार बना दी, ठीक है, अंतरिम सरकार बनाई। फिर आप लोग देखेंगे कि जो नेताजी हैं, नेताजी जापान चले जाते हैं, जर्मनी जाते हैं, वहाँ जाके अपनी सिंगापुर से एक आज़ाद सरकार की स्थापना कर देते हैं। इसी तरीके से कुछ चीज़ें पूछी जा सकती हैं, देख लीजिएगा। गदर दल भारतीय क्रांतिकारी संगठन था। 1913 में इसकी स्थापना लाला हरदयाल एवं सोहन सिंह भखाना के द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में था। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोणार्क स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? देखो कोशिश कीजिए कि भारत के वो टेम्पल जहां मोदी जी ने विजिट किया है रिसेंटली, उनमें से एक आध टेम्पल आ जाएगा। कोणार्क मंदिर है, आप सबको पता है, उड़ीसा में है। कोणार्क मंदिर सूर्य मंदिर है और कहाँ पड़ता है सर? ये उड़ीसा में पड़ता है। उड़ीसा में आपने देखा होगा कि जगन्नाथ भगवान है, ये जगन्नाथ भगवान का मंदिर भी आपको देखने को मिल जाता है। पूरी उड़ीसा की हम लोग बात करते हैं। नरसिंहदेव प्रथम है, नरसिंहदेव प्रथम ने कोणार्क मंदिर को बनवाया था। अब अशोक को बच्चे हम लोग शिलालेख के लिए जाना जाते हैं। अशोक के द्वारा जो इंस्क्रिप्शन है इनका निर्माण किया गया है और सांची बहुत रिलेट करते हैं। पुष्यमित्र सिंह शुंग वंश के संस्थापक और ये विदिशा से रिलेटेड है। नरसिंहदेव प्रथम ने जो कोणार्क मंदिर है, इस कोणार्क मंदिर का निर्माण करा दिया और ये सन टेम्पल है, प्लीज आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। राजतरंगिणी नामक रचना किस प्रदेश के इतिहास को उजागर करती है? तो राजतरंगिणी का संबंध बेटा किससे है? कश्मीर से। और राजतरंगिणी के जो लेखक हैं वो कल्लड़ हैं। कौन है? कल्लड़। ठीक है, कश्मीर के इतिहास पे चर्चा इसमें की गई है, आप इसको प्लीज थोड़ा सा देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। राजतरंगिणी नामक संस्कृत, ये संस्कृत भाषा का साहित्य है और इसकी रचना कल्हड़ के द्वारा की गई है। राजतरंगिणी में कश्मीर के ऐतिहासिक तथ्यों का विशेष वर्णन मिलता है। ठीक है, वही बात लिखी गई है कि ये सब कश्मीर के बारे में सारी बातें आपको बता रही है राजतरंगिणी। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है? ठीक है, देखो अब आ गया है ये किससे? जियो से क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं? पारंपरिक। ठीक है, पारंपरिक को आप लोग बोलते हैं कन्वेक्शन सोर्स, कन्वेक्शन। तो देखो सौर ऊर्जा कैसा है बच्चे? सौर ऊर्जा एक रिन्यूएबल सोर्स है। आप सबको पता है कि सूर्य एनर्जी इज अ रिन्यूएबल एनर्जी, हमको देखने को मिलेगा। पवन ऊर्जा की बात करते हैं तो पवन ऑल्सो रिन्यूएबल एनर्जी। अब देखो सोलर एनर्जी के प्रोडक्शन में राजस्थान टॉप पर आता है। कौन आता है? राजस्थान। रिन्यूएबल एनर्जी जो विंड है, इस विंड की जब भी आपसे कोई बात करेगा तो विंड एनर्जी में तमिलनाडु आपको टॉप पे देखने को मिलेगा, तमिलनाडु। कोल एनर्जी एक पारंपरिक है जिसको हम पहले से उपयोग कर रहे हैं। आप इसको कहते हैं पारंपरिक और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस, पहले से चला आ रहा है और इन फ्यूचर ये समाप्त हो सकते हैं, कोल एनर्जी। और कोल एनर्जी के प्रोडक्शन में जो महाराष्ट्र है ये आपको देखने को मिलेगा। भूतापीय, जियोथर्मल, ये भी आपकी एक रिन्यूएबल एनर्जी है और भूताप में भी हमको जो हमारा महाराष्ट्र है, इस महाराष्ट्र का अग्रणी देखने को मिल जाता है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारे के सारे ऑप्शन आपके सामने हैं। Consider the following statements. Ganga River Basin Authority was established in 2015. It's chaired by the Union Environment Ministry. ठीक है, ये इंग्लिश में है, हिंदी वाले बच्चे देख लीजिए कि गंगा नदी जो बेसिन है इसकी स्थापना 2015 में की गई थी। जो गंगा नदी बेसिन है इसकी स्थापना 2015 में की गई थी और जो हमारे मिनिस्टर हैं, जो हमारे पर्यावरण मंत्री हैं, उनके द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। इसकी स्थापना की जाती है, आपको बताना है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो सकता है बेटा? ना तो एक है और ना ही दो है, क्योंकि गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की स्थापना 2009 में की गई थी और जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री नहीं, जो गंगा मंत्रालय है ना, गंगा मंत्रालय की हम लोग बात करेंगे, जल मंत्रालय की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, जो जल व नदी मंत्रालय है, इनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। हम देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन कि देखो 20 फरवरी 2009 को सरकार ने गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन किया था। केंद्र सरकार द्वारा गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है, ध्यान रखना। और अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, पीएम करते हैं इसकी अध्यक्षता, कोई मंत्री नहीं करेगा, पीएम करते हैं। और उत्तराखंड, बिहार प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इनमें ये बहती है। सबसे ज्यादा ये यूपी में आपको देखने को मिलेगी और सबसे कम हमको झारखंड में देखने को मिलेगी। गंगोत्री
आपने देखा होगा यहाँ से इसका उद्गम होता है। 2525 किलोमीटर लंबी नदी है और बे ऑफ बंगाल में जाके अपना पानी डाल देती है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। Which of the following is the correct decreasing order of literacy in Indian according to the 2000 सेंसस। आपको बताना है कि इनमें से भारत 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता का सही घटता क्रम क्या है। कौन है जो साक्षरता में घटते क्रम में आपको आगे देखने को मिलेंगे। प्लीज आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ लें और फिर आप इसका आंसर करें, ठीक है। घटते क्रम में आपको बताना है, घटते क्रम में आपको बताना है, ठीक है भाई। जल्दी बताओ भाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा बच्चे, यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा इसमें गोवा, मिजोरम, त्रिपुरा, मिजोरम एंड महाराष्ट्र, ठीक है। करेक्ट आंसर भी है। आगे बढ़ते हैं। देखो ये लिखा हुआ है इसके केरल एकमात्र 100% साक्षरता वाला राज्य है। इसके बाद गोवा, त्रिपुरा, मिजोरम और महाराष्ट्र आते हैं, ठीक है। तो ये रैंकिंग आप याद रखना, सबसे कम साक्षरता बिहार राज्य की है, तो करेक्ट आंसर बी होगा, ठीक है। ये कुछ वो है डैम है। मैच द लिस्ट फर्स्ट विद द लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। फरक्का बैराज प्रोजेक्ट, देवसारी डैम, नाफ्था झाकरी प्रोजेक्ट और किशनगंगा प्रोजेक्ट। आपको बताना है कि ये कहां पर कौन सा है। देखो बच्चे, हिंदी वाले बच्चे देख लीजिए, फरक्का बैराज परियोजना, ठीक है। आप इसको देखें जल्दी से, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलो भाई देखो, आप इनमें से किसी ना किसी को तो जानते हैं, किसी ना किसी को जानते हैं इनमें से कि किशनगंगा जो है या फरक्का बैराज, हर एक बच्चे ने सुना होगा कि फरक्का बैराज आपको कहां देखने को मिलेगी, पश्चिम बंगाल में देखने को मिल जाती है। किशनगंगा की हम लोग बात करते हैं तो किशनगंगा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है जम्मू कश्मीर में। तो इस तरीके से आप लोग इनको रिलेट करके आंसर यहाँ पे बता सकते हैं कि कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो देखो भाई, करेक्ट आंसर यहाँ पर डी है, ठीक, डी है, फरक्का बैराज डी। 3 4 2 1 फरक्का बैराज आपको पश्चिम बंगाल में। 3 बच्चे समझो, 3 कहां दिख रहा है, 3 सिर्फ इसमें दिख रहा है, इसमें। तो करेक्ट आंसर बेटा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा पहले का, ठीक है, करेक्ट आंसर। किशनगंगा 3 4 जो दूसरा है, दूसरे का आपको देवसारी उत्तराखंड में देखने को मिल जाएगा। फिर है 1 नाफ्था झाकरी हिमाचल प्रदेश और किशनगंगा जम्मू कश्मीर। तो बच्चे करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चितवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। बहुत बढ़िया सवाल है। हमारे आसपास के जो देश है, इन आसपास के देशों से क्वेश्चन पूछा गया है। तो चितवन है, आपको बताना है कि चितवन नेशनल पार्क आपको कहां देखने को मिलेगा। करेक्ट आंसर बच्चे इसका नेपाल है। नेपाल में चितवन नेशनल पार्क हमको देखने को मिल जाता है। नेपाल में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान को चितवन राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। 1984 में इसे विश्व धरोहर स्थल नामित किया गया था। चलो आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित स्टेटमेंट को पढ़ें। इन मध्य प्रदेश, इंग्लिश वाले बच्चे देख लीजिए, हिंदी वाले बच्चे देख लीजिए। मध्य प्रदेश में उत्तर पश्चिम भागों की तुलना में दक्षिण पूर्वी भागों में अधिक वर्षा होती है। मध्य प्रदेश में मानसून की दोनों दक्षिण पश्चिमी शाखाओं से वर्षा होती है, दोनों दक्षिण पश्चिमी शाखाओं से वर्षा होती है। आपसे पूछा गया है, 2 स्टेटमेंट है। देखो, उत्तर पश्चिमी भागों की तुलना में अगर आप देखेंगे मध्य प्रदेश को, ये आपका प्यारा सा मध्य प्रदेश है। थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है पर मेरी कोशिश है जल्दी आपको करा दूं। ये मध्य प्रदेश है। आप इस मध्य प्रदेश को देखेंगे दोस्तों, इस मध्य प्रदेश में यहां से जो बारिश होती है इस वाले रीजन में, ये होती है अरब सागर से, अरब सागर से। और इधर जो बारिश होती है बे ऑफ बंगाल से। दूसरा वाला से, ये दोनों भाषाओं से। अब हमने पढ़ा है कि इस वाले रीजन में मैक्सिमम रेनफॉल होती है, मैक्सिमम से भी अधिक बारिश आपको देखने को मिल जाती है। तो पहला सही हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी, पहला और दूसरा, ठीक है। सी कह रहा है कि मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में और अधिक बारिश होती है बंगाल की खाड़ी से, ठीक है। अधिक बारिश होती है बंगाल की खाड़ी से, मैक्सिमम बारिश होती है बंगाल की खाड़ी कराती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। संग्राम सागर झील कहाँ स्थित है। संग्राम सागर झील आपसे पूछा जा रहा है बेटा। सारे बच्चों को बताना है कि कहाँ है संग्राम सागर झील। अब आपने अगर मध्य प्रदेश की लेक्स को पढ़ा है तो संग्राम सागर झील का आंसर आप बहुत आसानी से दे सकते हैं। आप बताएं संग्राम सागर झील आपको कहाँ देखने को मिल जाती है। देखो, जबलपुर को में आपको कम से कम 52 झील मिल जाती है, ठीक है, 52 झील मिल जाती है। यहां इन झीलों को ताल बोला जाता है, तालाब नहीं ताल कहते हैं, ठीक है। छोटा ताल, बड़ा ताल, ये ताल भोपाल में है। इसी तरीके से जबलपुर में बहुत सारी झील हैं। सागर में फेमस है शांक्य सागर, ठीक है। जो सागर है यहाँ पर, जो आपने देखा होगा कि सांखला झील है ना। कौन सी सांखला है। अगर हम बात करते हैं आपसे इंदौर में यशवंत सागर हमको देखने को मिल जाती है, यशवंत सागर। भोपाल की आप लोग बात करेंगे, भोपाल में तो छोटा तालाब, बड़ा तालाब है, ठीक है। करेक्ट आंसर बच्चे यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जबलपुर के प्राचीन संग्राम सागर के पुनरुद्धार की दिशा में लोगों के प्रयासों की सराहना की है। संग्राम सागर झील जबलपुर का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। अब देखो क्यों है,
क्यों है? क्योंकि मोदी जी आए थे, ठीक है। बजाना मठ किले के पास स्थित है, तो यहां से भी सवाल आपके बन सकते हैं। दंतक परियोजना किससे संबंधित है? आपको बताना है कि जो दंतक परियोजना है इसका संबंध किससे है। सारे बच्चे इसका आंसर करने की कोशिश करें कि दत्तक परियोजना का संबंध आपको किससे देखने को मिल रहा है। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, जल्दी बताएं। इसका करेक्ट आंसर है BRO, ठीक है, BRO, BRO, ठीक है। ये आपके पास इसरो है, इनकी फुल फॉर्म याद रखिए। देखो, बॉर्डर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये पूछे जा सकते हैं इनकी स्थापना कहाँ की है, इनके हेडक्वार्टर कहाँ पे, प्लीज आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपको बताना है। द हाईएस्ट पीक ऑफ बुंदेलखंड प्लेट्यू, जल्दी सारे बच्चे आंसर करेंगे। हाईएस्ट पीक ऑफ बुंदेलखंड प्लेट्यू किसको कहते हैं? जल्दी बताओ भाई। सिद्ध बाबा, जाना पाओ, शिगार, कालीभीत पहाड़ी, कहाँ है सिद्ध बाबा? तो देखो बेटा, सिद्ध बाबा जो चोटी है ना, ये सबसे ऊंची चोटी है। इसकी 22 मीटर बुंदेलखंड में आपको देखने को मिल जाता है। जाना पाओ पहाड़ी यह मालवा प्लेट्यू का हिस्सा है। मालवा का जो पठार है, इस मालवा पठार के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। शिगार चोटी की जब भी आपसे कोई बात करेगा, शिगार चोटी ये भी मालवा के अंतर्गत आती है, मालवा। और मालवा की सबसे हाईएस्ट पीक है 881 मीटर, इसकी ऊंचाई देखने को मिलेगी। कालीभीत पहाड़ी आपको देखने को मिल जाती है, जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, इस सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का ही हिस्सा हमको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं अगली कहानी। ठीक है, चलिए चलिए। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई है? कौन सी है जो सबसे बड़ी चीनी मिल है? अब इसके ऐसे आंसर तो बच्चे आप लोग जानते हैं, एमपी से रिलेटेड जितने भी आंसर आएंगे सारे बच्चे बता सकते हैं। जल्दी बताओ, सबसे बड़ी चीनी मिल कहाँ है? आपको अपने माइंड में आंसर सोच लेने हैं, और अपने माइंड में आंसर सोच लेने के साथ में, ठीक है, अब देखो बच्चे समझना, ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर बड़ा डिस्प्यूटेड है, बड़ा डिस्प्यूटेड है। वैसे इसके हिसाब से होना चाहिए सीहोर। क्यों? एक शुगर मिल है, शुगर मिल है जिसे हम लोग बरलाई शुगर मिल के नाम से जानते हैं, बरलाई। अब बरलाई शुगर मिल कहाँ आती है सर? तो ये है देवास, देवास और सीहोर, सीहोर। तो करेक्ट आंसर बेटा यहाँ पे क्या होना चाहिए? सीहोर। ठीक है। अगर आप लोग बात करेंगे रतलाम, रतलाम के जो जावरा है, इस जावरा में भी शुगर मिल की स्थापना की गई थी 1934 में। ठीक है, ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली चीनी शुगर मिल 1934 में रतलाम के जावरा में स्थापित की गई थी। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन नरसिंहपुर में होता है, फिर छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, बैतूल और दतिया। ठीक है, सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन नरसिंहपुर में होता है। इंदौर की सबसे बड़ी चीनी मिल बरलाई मध्य प्रदेश का सबसे बड़ी, बेटा ये इंदौर नहीं होना चाहिए, है ना, इंदौर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दो जगह हमको देखने को मिलती है। एक तो सीहोर, सीहोर बताता है या देवास बताता है, तो करेक्ट आंसर सीहोर इसका होना चाहिए। ठीक है, और 27 चीनी मिलें क्रियाशील हैं। ठीक है, 27 चीनी मिलें क्रियाशील है, ध्यान रख लीजिएगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विभाजन के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? बढ़िया सवाल है भाई, आंसर करें। इसका आंसर तो हर बच्चे को आता है। मध्य प्रदेश के सीएम कौन थे बच्चे? तो हम सबको पता है कि इनका जो विभाजन किया गया है 2000 में किया गया है, 2000 में। 1 नवंबर 2000 को अलग अलग हुए, 31 अक्टूबर को विभाजन हुआ, और 1993 से ऐसा व्यक्ति सीएम बना मध्य प्रदेश का जिसने सब कुछ खत्म सा कर दिया था। दिग्गी राजा है, दिग्गी राजा अर्जुन सिंह। 1984 भोपाल गैस कांड, इनका तो रिलेशन ही कांड से आप समझ सकते हैं। प्रकाश चंद्र सेठी की हम लोग बात करते हैं तो 1972 में जो योजना मंडल है, राज्य योजना मंडल, इसका गठन किया गया था। श्यामा चरण शुक्ल, ठीक है, आप इनको याद रखते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनकी शासन में पहली बार वो लगा था। विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विधानसभा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? सॉरी, संविधान सभा के संबंध में, सॉरी, संविधान सभा की पहली बैठक 2 दिसंबर 1945 की हुई थी। डॉक्टर एस.सी. मुखर्जी संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर को पेश किया गया था, और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। सच्चिदानंद, संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन देखते हैं कैसे दिए गए। अरे ठीक है, सही पूछा गया है। संविधान सभा की पहली बैठक तो 9 दिसंबर को हुई थी बेटा। तो ये क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत है ना, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि जो इनकरेक्ट है वो है डॉक्टर, ये वाला है इनकरेक्ट, है ना। इसमें पूछा जाएगा विच वन इनकरेक्ट, इनकरेक्ट देख लेते हैं एक बार। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। पाकिस्तान की मांग, चलिए बेटा इसमें इनकरेक्ट था, है ना, इनकरेक्ट था, इस बात को ध्यान रखना। करेक्ट आंसर यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
स्टैच्यू ऑफ वननेस कहाँ स्थित किया जा रहा है आपको बताना है। वेयर इज स्टैच्यू ऑफ वननेस, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, एमपी करंट अफेयर्स का। स्टैच्यू ऑफ वननेस वो वाला क्वेश्चन बेटा प्लीज थोड़ा सही कर लीजिएगा, क्योंकि वो हो जाते हैं कभी बार गड़बड़। करेक्ट आंसर बच्चे आपके पास ओमकारेश्वर है, ओमकारेश्वर। यहाँ पे हम लोग वननेस कर रहे हैं, ठीक है। आपने देखा होगा जो आदि शंकराचार्य है, आदि शंकराचार्य, इनकी मूर्ति बना रहे हैं 108 फीट, 108 फीट हाईएस्ट है। और ये शंकराचार्य है, ये बेसिकली आपने देखा होगा कि हमारे जो पीठे हैं, ठीक है, इन पीठों की स्थापना के लिए जाने जाते हैं। बी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 21 सितंबर को ओमकारेश्वर में 108 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ वननेस का अनावरण किया है, ठीक है। शंकराचार्य को 12 साल के बच्चे के रूप में दर्शाया गया है। ये भी देख लेना, खंडवा जिले में मांदा द्वीप पर इन्होंने तपस्या की थी, ठीक है। अब कैसा खर्चा आएगा ये सब आप बाद में देख सकते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया को लेकर, प्रक्रिया है आर्टिकल 61 में, आप सबको पता है 61 में है प्रक्रिया, 52 में है पद, पद राष्ट्रपति की पोस्ट आर्टिकल 52 में, अनुच्छेद 72 की आप लोग बात करेंगे तो यहाँ पे पार्डोनिंग पावर देखने को मिल जाते हैं, क्षमादान की शक्ति है। 65 आप सबको पता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट की अपॉइंटमेंट को लेकर है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है ये बीपी एज ए प्रेसिडेंट, कब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के तौर पे काम करेगा, 65 में लिखा हुआ है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची पंचायतों की शक्तियों, अधिकार और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट है। देखो संविधान के सवाल तो बच्चे मुझे लगता है आपसे सबसे बन जाएंगे, हमने इतना बढ़िया इसको पढ़ा हुआ है। देखो 9th किससे रिलेटेड है, तो 9th है लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड, 10वीं है एंटी डिफेक्शन लॉ, ये ऐड की गई पहला संविधान संशोधन 1951 में ये ऐड की गई 52वां संविधान संशोधन 1985 के अंतर्गत। 11वीं अनुसूची ये पंचायतों से संबंधित है, करेक्ट आंसर। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा ऐड की गई, इसमें 29 सब्जेक्ट है। और 12वीं म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड है, 74वां संविधान संशोधन 1992, इसमें 18 सब्जेक्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय स्टेट बैंक का पूर्व नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1955 में की गई थी। दोनों कथन सही है बच्चे, पहला और दूसरा सही है। देखो आप सबको पता है कि भारत में 3 बैंक बने, एक बॉम्बे, एक मद्रास और एक आपको देखने को मिलेगा कलकत्ता। तो ये बना 1806 में, यह बना 1840 में और यह बना 1843, 1806, 1843, 1840, इन तीनों को मिलाकर 1921 में इंपीरियल बैंक बनाएगा। इस इंपीरियल बैंक को 1955 में एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कन्वर्ट कर दिया। तो दोनों फैक्ट आपके बिल्कुल सही हैं, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। ये कुछ ऑप्शन है, मैच द पेयर्स विद रेफरेंस टू द ईयर ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इनसे रिलेटेड है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक, ये है नाबार्ड, ठीक है, नाबार्ड जो एग्रीकल्चर को डेवलप करता है, नीति आयोग। अब देखो दोस्त, अगर आपको इसमें कुछ भी नहीं आता है ना, तो 2-3 चीजें आती हैं कि हमने पढ़ा है बैंकों का राष्ट्रीयकरण सबसे फेमस 1969 में हुआ है, 1969 में। नीति आयोग आप सबको पता है कि 2015 में बना हुआ है। अब बचा क्या है सर, बचा क्या है? हमको तो आरआरबी पता है कि 1975 में है और नाबार्ड आपको पता है 1982 है। अब देख लीजिए, जो पहला है पहले का चौथा होगा, पहले का चौथा सिर्फ एक ही जगह है बच्चे, ए, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं था। पहले का चौथा ये भी नहीं पता तो नीति आयोग, सी का दूसरा भी एक ही है, करेक्ट आंसर बेटा ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलो भाई। मध्य प्रदेश का मातृ मृत्यु अनुपात कितना है बेटा? ये करंट का क्वेश्चन है और ये पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में जो मोर्टेलिटी रेट है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, ये कितनी चल रही है? बच्चे आप यहाँ पे आंसर करने की कोशिश करें, करेक्ट आंसर जल्दी करें सारे बच्चे। 173 है ना, करेक्ट आंसर ए होगा 173। देखो MMR मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट, एक होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट, ठीक है। तो ये जो मातृ मृत्यु दर है ना, आप इसको लाख में मेजर करते हैं, लाख में, और इसको हम लोग मेजर करते हैं हजार में। ये चल रही है मध्य प्रदेश में 43 और ये चल रहा है 173। इस बात को आप लोग प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1 लाख पे मृतों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक नवजात शिशु 35 पे 100 जीवित जन्म शिशु 48, 56 और माता, ये देखो समझिए, नवजात 35,000 पे, शिशु है 48 1000 पर, और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु है 56।
तो ये देख लीजिए 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे ज़्यादा मर रहे हैं। सॉरी, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये बहुत खराब स्थिति है कि हमारे बैड हेल्थ इंडिकेटर को दर्शाते हैं। बैड हेल्थ इंडिकेटर, खराब स्वास्थ्य के मानक है मध्य प्रदेश में। फर्मा क्लस्टर मध्य प्रदेश के किस भाग में स्थित है? फर्मा की बात आ रही है बच्चे, तो फर्मा इंडस्ट्री आप सारे बच्चे जानते हैं कि जो मध्य प्रदेश है यहाँ पर इंदौर में हमको देखने को मिलेगा। करेक्ट आंसर डी है, इंदौर में फेमस है, इंदौर में फेमस है। देखो भोपाल इस तरीके से फेमस नहीं है इनके लिए। उज्जैन आप लोग समझ सकते हैं कि जो देवास है, इस देवास के पास में है उज्जैन, देवास न्यूली डेवलप हो रहा है, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि हम एग्रीकल्चर को प्रमोट कर रहे हैं उज्जैन में। ग्वालियर में आप सारे बच्चे जानते हैं कि प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक या क्रॉकरी ये देखने को मिल जाते हैं। इंदौर में है फर्मा इलेक्ट्रॉनिक्स, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। चांदनी थर्मल पावर प्लांट कब स्थापित किया गया था? चांदनी थर्मल पावर प्लांट मध्य प्रदेश का पहला पावर प्लांट है चांदनी, ठीक है, 1953। उस समय 17 मेगावाट इसकी कैपेसिटी हुआ करती थी, ठीक है, तो 1953 करेक्ट आंसर आपके पास यहाँ पे हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। विश्व की पहली वैदिक घड़ी मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित की गई है? पहली वैदिक घड़ी बेटा उज्जैन में स्थापित की गई है। उज्जैन तो वैसे ही बहुत फेमस है भाई, क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पे लगता है हमारा महाकुंभ, महाकुंभ आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर हमारे बाबा महाकालेश्वर हैं, राजाधिराज बाबा महाकालेश्वर है। यहाँ आपको संदीपनी आश्रम देखने को मिलेगा, संदीपनी आश्रम देखने को मिलेगा। यहीं से आपके सीएम है मोहन यादव। दक्षिणी जो उज्जैन है, यहाँ से आपको सीएम के तौर पर देखने को मिल जाते हैं मोहन यादव। तो इस तरीके से काफी सारी चीजें और यहाँ पर बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अवंती आप इसको कहते थे, अवंती, संदीप आश्रम, भगवान कृष्ण आए, सब कुछ है। उज्जैन आपको करेक्ट आंसर देखने को मिल जाता है, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने जंतर मंतर पर वैदिक घड़ी का उद्घाटन किया। ये दुनिया की पहली वैदिक घड़ी है जो पंचांग का उपयोग करके समय प्रदर्शित करेगी, ठीक है भाई। आईसीसी द्वारा निम्नलिखित में से किस पहली महिला न्यूट्रल अंपायर के रूप में नियुक्त किया गया है? आपको बताना है इनमें से कौन है जो पहली महिला अंपायर के रूप में नियुक्त किया गया है। इसका करेक्ट आंसर बच्चे हम लोग देखते हैं। करेक्ट आंसर ए है, ए। जो सू रेडरफर्न को द्विपक्षीय श्रृंखला में अंपायर करने वाली पहली महिला तटस्थ अंपायर के रूप में अपॉइंट किया गया है, सू रेडफर्न है। और कब अपॉइंट किया गया था आप देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच T20 मैच की प्रभारी होंगी, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच में रही हैं। यूनेस्को रचनात्मक शहर नेटवर्क के तहत मध्य प्रदेश का कौन सा शहर, कौन सा जिला सम्मिलित किया गया है? अब देखो ये है किसके तौर पर बेटा, बताएं कौन सा है यूनेस्को का? तो करेक्ट आंसर इसका ग्वालियर होना चाहिए। ग्वालियर को यहाँ पे शामिल किया गया है, करेक्ट आंसर सी है, ठीक है। आप इसको ध्यान रख लीजिएगा। राष्ट्रीय स्तर पर 100 से अधिक देशों के 350 शहर सम्मिलित हैं, शहर सम्मिलित हैं, ठीक है, याद रखना। 55 नए शहरों को शामिल किया गया है ग्वालियर संगीत की श्रेणी में और कोझिकोड साहित्य की श्रेणी में। तो भारत के 2 शामिल हुए हैं रिसेंटली, ग्वालियर संगीत में और कोझिकोड आपको साहित्य की श्रेणी में आया हुआ है, इस बात को ध्यान रखना। यहाँ पे तानसेन साहब हैं, तानसेन है, बैजू बावरा, महान संगीतकार आपको देखने को मिलेंगे। ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूजिक भी कहा जाता है, सिटी ऑफ म्यूजिक, संगीत का शहर भी आप इसको कह देते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। इसका पहला यूनिटी मॉल कहाँ स्थापित होगा? पहला यूनिटी मॉल बच्चे कहाँ स्थापित होगा बताएं। करेक्ट आंसर देखो उज्जैन, सब कुछ उज्जैन आ जाएगा बेटा, समझो। अब जो खतरनाक चीजें होंगी ना, अभी सीएम जहां पर है, सीएम जहां है, तो कौन सा किस जिले में स्थापित होगा? कुछ बड़ा सा है, बड़ा सा स्थापित होगा, तो आप कहां चले जाइए? उज्जैन चलिए भाई। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? उज्जैन देख लीजिएगा, ठीक है। आत्मनिर्भर योजना के अंतर्गत एक जिला एक उत्पाद योजना प्रोत्साहन देने हेतु भारत सरकार द्वारा सभी राज्यों में एक एक यूनिटी मॉल की स्थापना की गई है। बेटा समझना, ये भारत सरकार का इनिशिएटिव है, ये राज्य सरकार का नहीं है। किसका है? भारत सरकार का। एक एक यूनिटी मॉल बन रहा है और इस यूनिटी मॉल के द्वारा राज्य एवं जिलों के स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित किया जाएगा। ये उज्जैन में बन रहा है, इस बात को ध्यान रखना। देश का पहला है, पहला यूनिटी मॉल मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में स्थापित किया जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत में 66वां ग्रेमी पुरस्कार जीता हुआ है? आपको बताना है कौन है जिसने ग्रेमी पुरस्कार जीता हुआ है। देखो इस सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं, मैं इसका आंसर करंट अफेयर्स का है, तो समझिए। एमपीपीएससी का एक नेचर है, अपन अपनी जो तुक्का लगाने की ट्रिक है इस पे काम करते हैं। अगर ए एंड बी आया है, ऑल ऑफ द अबव आया है और नन ऑफ द अबव आया है, तो करेक्ट आंसर हो जाता है। सी देखते हैं सही है या नहीं है बच्चे। देखो इस आंसर को, करेक्ट आंसर सी है। एमपीपीएससी ऐसे सवाल बनाती है, तो आ जाते हैं, आप इसको प्लीज यहां पे देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारत में जीपीटी लॉन्च किया है? चैट जीपीटी लॉन्च किया है, आपसे कोई पूछ सकता है। इनमें से कौन सी कंपनी है? यूनिट 9 का क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर ए है, ए। कोरोबर एआई, कोरोबर। अच्छा देखो कंपनी पूछा गया है, एआई बॉम्बे
और रिलायंस जियो के सहयोग से कोरोवर एआई द्वारा विकसित एक बड़ा भाषा मॉडल है। देखो रिलायंस तो अब हर एक बच्चे ने पढ़ा हुआ है, ये थोड़ा सा आप अलग है नेक्स्ट लेवल पे, प्लीज आप इसको देख लीजिएगा कि कोरोवर एआई के द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। प्रोग्रामिंग भाषाओं की कौन सी पीढ़ी कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई पर केंद्रित है? आपको बताना है कि प्रोग्रामिंग भाषाओं की कौन सी पीढ़ी है जो एआई पर आधारित है। फिर यूनिट 9 का क्वेश्चन आ गया, करेक्ट आंसर बेटा डी होगा, पांचवी पीढ़ी, पहली दूसरी तीसरी नहीं, जो लेटेस्ट पीढ़ी है वही होगा पांचवा आंसर। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फायरवॉल? फायरवॉल का पहला फंक्शन क्या है? संवेदनशील डेटा को एन्क्रिप्ट करने के लिए सॉफ्टवेयर आवेदन, किसी नेटवर्क पर सिस्टम तक अनधिकृत पहुंच को रोकने वाली बाधा, कंप्यूटर से मेलवेयर की पहचान करने और उसे निकालने का उपकरण, दो समापन बिंदु। देखो बेटा ये रोकने में मदद करती है ना, रोकने में, बी इसका आंसर होना चाहिए, बी बिल्कुल है। फायरवॉल एक नेटवर्क सुरक्षा उपकरण है जो आपके नेटवर्क या उससे ट्रैफिक की निगरानी करता है सुरक्षा नियमों के परिभाषित सेट के आधार पर। आप इसकी पढ़ लेना परिभाषा सारी। निम्नलिखित में से किस देश ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने के लिए फाल्कन फाउंडेशन की स्थापना की है? फाल्कन फाउंडेशन है तो डेफिनेटली बेटा ये अमेरिका से रिलेटेड होना चाहिए। आंसर देख लेते हैं इसका, सॉरी संयुक्त अरब अमीरात है, इससे नहीं है, करेक्ट आंसर डी है, संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा फाल्कन की स्थापना की गई है। आइरिस क्या है जो हाल ही में खबरों में रहा था? आइरिस आपको बताना है व्हाट इज आइरिस। आईसीटी के क्वेश्चन है बच्चे, तो प्लीज आप आईसीटी को बहुत अच्छे से तैयार करें। आइरिस क्या है जो हाल ही में खबरों में रहा था? आइरिस एआई शिक्षक रोबोट है, एक एआई शिक्षक रोबोट है। आइरिस एक एआई शिक्षक रोबोट है जिसे केरल भारत में केटीसीटी द्वारा हायर सेकेंडरी स्कूल में पेश किया गया है। आइरिस कम से कम 3 भाषाओं को बोलने की कठिन सवालों को जवाब देने में सक्षम है और इसमें आवाज सहायता इंटरेक्टिव लर्निंग है। ठीक है, तो के भारत का है, केरल में लॉन्च किया गया है। किस शहर में पीने के पानी में सबसे अधिक आर्सेनिक संदूषण है? कहाँ है बच्चे? तो जब भी आपसे कोई पूछेगा आर्सेनिक, तो जो गंगा है, गंगा, इस गंगा में हमको देखने को मिल जाता है, तो ये यूपी और वेस्ट बंगाल। लेकिन स्पेशली आर्सेनिक की बात करें तो यहाँ पे आंसर होना चाहिए कोलकाता, करेक्ट आंसर है कोलकाता। कोलकाता, कानपुर भी है बट कानपुर में उतना नहीं है, लेकिन कोलकाता में बहुत है। वेस्ट बंगाल में आर्सेनिक बहुत पाया जाता है, इस बात को ध्यान रखना। 2017 से 21 के लिए भूजल पर केंद्रीय भूजल बोर्ड का डेटा कलकत्ता नगर निगम केएमसी में भूजल आर्सेनिक की संदूषण की स्थिति को पहली व्यापक रिपोर्ट का प्रतिपादन करता है। पीने के पानी में आर्सेनिक का दैनिक सेवन 0.95 माइक्रोग्राम की प्रति किलोग्राम BW अनुमानित किया गया था और कैंसर का खतरा इतना ज्यादा बढ़ जाता है इसके कारण। ठीक है, चलो भाई। इसरो के द्वारा मंगलयान मिशन को कब लॉन्च किया गया था? मिशन मंगल आप सबको पता है बेटा 2013 में लॉन्च किया गया था और 2014 में ये मंगल ग्रह पर पहुंच गया था। ठीक है, अभी इसरो ने काफी सारे मिशन लॉन्च किए हैं, जैसे चंद्रयान 3, मून मिशन 3, ठीक है, आदित्य L1, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, प्लीज आप इनको देख लीजिएगा, सवाल यहां से बन सकते हैं। करेक्ट आंसर 88 है। मिनीमाटा कन्वेंशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? जो मिनीमाटा कन्वेंशन है इसका क्या उद्देश्य होगा? देखो मिनीमाटा आप सबको पता है बेटा एक डिजीज होती है जो किसके कारण हो जाती है? पारा, ठीक है, पारा के कारण हो जाती है, इसको ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट आंसर बी होना चाहिए, इसका बी होना चाहिए। पारे पर मिनीमाटा कन्वेंशन एक वैश्विक संधि है जिसका प्राथमिक उद्देश्य पारे के हानिकारक प्रभावों, विशेष रूप से मानव उत्सर्जन और रिलीज से है। ठीक है, ये अंतरराष्ट्रीय संधि है, 2013 में जापान के कुमामोटो में आयोजित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा गैर बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है? ऐसा कौन सा है जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है? बायोडिग्रेडेबल नहीं है, आपको बताना है। देखो भाई आपको बताना है, इनमें से कपड़ा हो सकता है, DDT हो सकता है, बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है। अच्छा बेटा यहाँ पे पूछ रहा है प्रदूषक नहीं है, बायोडिग्रेडेबल। अब देखो कपड़ा तो प्रदूषक नहीं है बच्चे, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होना चाहिए, है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया था कि गैर बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक वे हैं जिन्हें प्रकृति में सरल हानिकारक पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। देखो भाई ये तो नहीं हो सकते, पॉलीथिन नहीं हो सकते, प्लास्टिक नहीं हो सकता, DDT नहीं हो सकता, ये सबके सब, ठीक है, ये सबके सब नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इटाई रोग के लिए कौन सी धातु उत्तरदायी है? इटाई आप सबने पढ़ा होगा कि कैडमियम के कारण हमको इटाई रोग हो जाता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे ए होना चाहिए। कैडमियम सबसे जहरीली तत्वों में से एक है। इटाई रोग एक कैडमियम के संपर्क के कारण होता है जो औद्योगिकरण से संबंधित मानवीय गतिविधियों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है और इस स्थिति को पहली बार 1960 के दशक में जापान में पहचाना गया था। इटाई रोग हड्डियों में गंभीर दर्द के साथ ऑस्टियोमोलॉजी होता है और गुर्दे के, ठीक है, पढ़ लेना आप इसको। आगे बढ़ते हैं। आर्सेनिक ब्लैकफुट रोग होता है आर्सेनिक से। ठीक है, निम्नलिखित में से किसी भील का निवास स्थान कहा जाता है? फाल्या, कू, मोहल्ला, फलक। देखो निवास स्थान की बात की गई भील का, तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा? फाल्या हो जाएगा। कू क्या होते हैं?
कु होते हैं मकान, इस बात को ध्यान रखना, कु मकान होते हैं। फाल्या निवास स्थान है रेजिडेंट प्लेस के नाम से। भील मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है, 39% कॉन्ट्रीब्यूट करती है, 59 लाख की इसकी आबादी देख लीजिएगा प्लीज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग पेंटिंग्स, ये पेयर हैं आर्टिस्ट के आपके सामने, भूरी बाई, दुर्गा बाई, जोधैया बाई, शांति परमार, ठीक है। ये सब यहाँ पे नाम दे दिए गए हैं, प्लीज आप इनको मैच कर लीजिए। देखो भूरी बाई की बच्चे हम लोग बात करते हैं तो भूरी बाई को आप लोग जानते हैं कि पिथौरा पेंटिंग के लिए है। जो पहला वाला है, इस पहले वाले का ए आपको दो जगह देखने को मिल रहा है, एक तो पहले में देखने को मिल रहा है, एक आपको यहाँ पे दूसरे को देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब आपको याद रखना है कि दुर्गा बाई जो व्योम है, दुर्गा बाई जो व्योम है ये क्या करती है, जोधैया बाई क्या करती है, शांति परमार क्या करती है। अब इसका आंसर आपको बताना है सारे बच्चों को कि क्या करेक्ट आंसर यहाँ पे हो सकता है। जो इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है आपको बताना है, अपनी बुद्धि लगाएं और आंसर करें, ठीक है। जल्दी आंसर करें, हम लोग बहुत जल्दी 92 पे पहुंच गए। मैंने आपका बिल्कुल समय खराब नहीं किया है, जिससे किसी बच्चे को ऐसा ना लगे कि अरे लास्ट टाइम पे समय खराब कर रहे हैं। बहुत फटाफट हमने आंसर आपके यहाँ पे दिए, ठीक है। बहुत फटाफट आंसर हमने आपके यहाँ पे दिए है। इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए, वो करेक्ट आंसर बच्चे आपके पास यहाँ पे डी है कि पहला दूसरे का सी, ठीक है। दुर्गा बाई व्योम गोल्ड पेंटिंग, तीसरे का बी जोधैया बाई बैगा पेंटिंग, और शांति परमार गुड़िया शिल्प, ठीक है। तो शांति, अब इसमें ट्रिकी क्या था कि ये और ये दोनों सेम थे। अगर इनमें से एक भी डिफरेंट होता तो हम आंसर को एलिमिनेट कर सकते थे। यहाँ हमको सारी चीजें पता होना चाहिए, ध्यान रखना। पूरी बाई पिथौरा पेंटिंग, दुर्गा बाई गोल्ड पेंटिंग, जोधैया बाई बैगा पेंटिंग और शांति परमार गुड़िया शिल्प। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे भीलों का गांधी कहा जाता है? कौन है भीलों के गांधी? फग्गन सिंह, बालेश्वर दयाल, अमृत सिंह, विठल लाल ठक्कर। भीलों के गांधी बच्चे बालेश्वर दयाल, ठीक है। ये राजस्थान में जन्मे, राजस्थान, और इन्होंने एमपी में बहुत सारा काम किया, इसलिए भीलों का गांधी इनको बोला जाता है, बालेश्वर दयाल को, ठीक है। चलिए, कर्मस्थली झाबुआ रही है, ठीक है। फग्गन सिंह कुलस्ते मंडला जिले से हैं, लोकसभा के सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। अमृत लाल विठल दास ठक्कर को आदिवासियों का, ओके, ये अमृत लाल विठल दास ठक्कर को आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। एक नया फैक्ट है, प्लीज इसको देख लीजिएगा। उनका जन्म गुजरात के भावनगर में हुआ था, भारतीय संविधान सभा के सदस्य रहे, और ठीक है। चलो, गोंड जनजाति का सर्वाधिक संगठन किस जिले में? गोंड याद कीजिए भाई, गोंड पूछा जा रहा है कि गोंड सबसे ज्यादा संगठित कहाँ है? करेक्ट आंसर बेटा यहाँ पे मंडला होना चाहिए, मंडला, ठीक है। छिंदवाड़ा की बात करते हैं तो छिंदवाड़ा में आपको देखने को मिल जाता है कौन सा? भारिया, भारिया, ठीक है। भारिया आपको देखने को मिलेगा। अगर हम लोग बात करते हैं बालाघाट का, तो बालाघाट में आपको देखने को मिल जाती है जो बैगा है, ये बैगा, ठीक है, ठीक है। सॉरी, करेक्ट आंसर सी होगा, छिंदवाड़ा है इसका, करेक्ट आंसर सी होगा। गौंड जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण छिंदवाड़ा। अच्छा, सघनता की बात करें, सॉरी बेटा, सघनता की बात की गई है, ये छिंदवाड़ा में पाई जाती है। गौंड भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय है, द्रविड़ मूल का है और पूर्व आर्य युग से संबंधित है। गौंड शब्द कौन से है जिसका द्रविड़ मुहावरे में अर्थ होता है पहाड़? आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देवता भीलों में मुख्य देवता के रूप में जाना जाता है? बाबा देव, भीसल देव, बूढ़ा देव, उपरोक्त सभी। अब मुख्य देवता के रूप में स्थान रखता है जो जनजाति है, इनमें से कौन से देव हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस रखते हैं? इसका आंसर आप सबको बताना है। सारे बच्चे करेक्ट आंसर बताएंगे कि कौन से देवता हैं जो भीलों में बहुत प्रमुख स्थान रखते हैं, ठीक है, बहुत प्रमुख स्थान रखते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसमें है बाप देव, जैसे आप लोग इंद्र देव के नाम से भी जानते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर खजुराहो में स्थित नहीं है? चतुर्भुज, कंदरिया महादेव, 64 योगिनी, 10 अवतार मंदिर। देखो, चतुर्भुज मंदिर तो है, कंदरिया महादेव है, 64 योगिनी है, 10 अवतार मंदिर नहीं होना चाहिए। करेक्ट आंसर देख लेते हैं, डी 10 अवतार मंदिर देवगढ़ के उत्तर प्रदेश में। आप सबको पता है कि जो गुप्तकालीन मंदिर है, आप इसको देख सकते हैं। खजुराहो के मंदिर है कंदरिया महादेव, लक्ष्मण मंदिर, विश्वनाथ मंदिर। कंदरिया महादेव, लक्ष्मण, विश्वनाथ, देवी जगदम्बा, चित्रगुप्त, मतंगेश्वर, बाहरा मठ, 64 योगिनी, चतुर्भुज मंदिर। करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। बुंदेला विद्रोह कब हुआ था? बुंदेला विद्रोह हुआ था 1842 में। इसके पीछे कारण था जो टैक्सेशन रेट इन्होंने लगा दिया था, टैक्स रेट के कारण बुंदेला विद्रोह देखने को मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, चंद्रपुर के जवाहर सिंह, निम्नलिखित में से किस शासक ने विदिशा के शक शासक श्रीधर वर्मा को हराया था? कौन है जिसने हराया था श्रीधर शासक को? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो बेटा करेक्ट आंसर होना चाहिए इसका ये समुद्रगुप्त ने हरा दिया था, देख ठीक है। भील रिवेलियन, चरण पादुका, जंगल सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट। अब इनको आपको क्या करना है, शायद मैच करना है, ठीक है। भील विद्रोह, चरण पादुका, जंगल सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन। अब सारे बच्चों को पता है कि सर हमको दो सवाल तो बहुत अच्छे से पता है। जो डी है इसका 4 है। अब डी का 4 बेटा आपका बी और डी दोनों में दे रखा है।
ठीक है। फिर आपसे यहाँ पे कोई पूछ सकता है कि जो भील विद्रोह है ये कब का है बच्चे, तो अब इन सब में यार देखो सबसे पुराना एक ही है, वो है भील विद्रोह जो 1818 का है। भारत छोड़ो 1942 का है। आपको दो नहीं भी आते हैं तो मैं एलिमिनेट करना आपको बता रहा हूँ कि ए का चौथा होना चाहिए, ठीक है। जो ए है, इस ए के सामने आपको क्या चाहिए बच्चे, चौथा चाहिए। ए के सामने चौथा चाहिए भील विद्रोह, भील विद्रोह। और भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन डी के सामने पहला चाहिए, डी के सामने पहला चाहिए, और डी के सामने पहला हमको एक ही जगह दिखाई दे रहा है। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये सारे मूवमेंट है, आप इनको एक बार देख लीजिए। 1818 भील विद्रोह है, ठीक है। और ठीक है, चरण पादुका 1931 में छतरपुर के शहर में चरण पादुका हुआ था और इस पे गोली चला दी गई थी। जंगल क्षेत्र 1930 का है, भारत छोड़ो 1942 का है। भीमा नायक मध्य प्रदेश के जिले से संबंधित, आपको बताना है जो भीमा नायक है बेटा ये कहाँ से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर खंडवा, खरगोन, उज्जैन, देवास। खंडवा, खरगोन, उज्जैन, देवास, खंडवा से संबंधित है भीमा नायक। तो ये आपके सामने कुछ 100 सवाल थे और ये है थैंक यू वाली स्लाइड। फिर आपसे मिलते हैं। सॉरी फॉर दैट, थोड़ा स्पीडी हमने एनालिसिस कर दिया है, उसके पीछे रीजन है। आई डोंट वांट टू स्पॉइल टाइम, आप लोगों का बहुत क्रूशियल समय है, तो फिर करेंगे मुलाकात। खुश रहें, मस्त रहें और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहें। हैव अ नाइस डे।